अक्सर जब हम गणित या फिजिक्स जैसे विषयों की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक तरह की बिल्कुल परफेक्ट सटीकता की उम्मीद की जाती है। बिल्कुल, एकदम इंजीनियरिंग जैसी सटीकता। हाँ, जैसे 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं। सही बात है। वहाँ उत्तर या तो पूरी तरह से सही होता है या फिर पूरी तरह से गलत। चीजें एकदम साफ होती हैं। ऐसे विषयों में ना चीजें बाइनरी होती हैं, या तो ब्लैक या फिर व्हाइट, मतलब बीच का कोई रास्ता नहीं होता। और सच कहूं तो ये बात बहुत सुकून भी देती है। हमारे दिमाग को ना चीजों को एकदम स्पष्ट खानों में बांटना पसंद है, जो आसानी से समझ आ जाएं। हाँ, वो तो है। लेकिन जब कोई विद्यार्थी सिविल सेवा परीक्षा और विशेष रूप से जैसे बीपीएससी मेंस के उत्तर लेखन की दुनिया में कदम रखता है ना, तो अचानक वो गणित का सटीक फॉर्मूला काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल बंद कर देता है। वहाँ परिदृश्य एकदम धुंधला हो जाता है। वही तो, वहां इतिहास या कला और संस्कृति के प्रश्नों के कोई परफेक्ट या एकमात्र सही उत्तर तो होते नहीं है। एकदम सही कह रही हैं आप। मानविकी और सामाजिक विज्ञान ना व्यक्तिपरकता यानी सब्जेक्टिविटी का एक ऐसा धुंधला पानी है जहां एक ही ऐतिहासिक घटना के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। और इस धुंधले पानी में भटकाओं की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। और यहीं पर एक औसत उम्मीदवार और एक टॉपर के बीच का असली अंतर तय होता है। बिल्कुल। और आज के हमारे इस विशेष डीप डाइव का उद्देश्य इसी धुंधले पानी को बिल्कुल शीशे की तरह साफ करना है। जी। हमारे पास आज चर्चा के लिए एक बेहद दिलचस्प स्रोत है। ये कोई बहुत मोटी किताब नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पन्ने का दस्तावेज, मौर्य कला पर आधारित एक विस्तृत माइंड मैप और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स। और पहली नजर में ये एक बहुत ही साधारण पन्ना लग सकता है। हाँ, लग सकता है, लेकिन अगर इसे हम एक विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो ये किसी चीट शीट से कम नहीं है। मतलब एक अच्छी तरह से बना हुआ फ्लो चार्ट घंटों की भारी भरकम पढ़ाई को चंद मिनटों में समेट सकता है। और देखिए, यही इस चर्चा का मूल उद्देश्य भी है। मेंस परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए केवल ऐतिहासिक तथ्यों का रट्टा मार लेना कभी भी काफी नहीं होता। बिल्कुल। ज्ञान होना एक बात है, लेकिन उस ज्ञान का प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, परीक्षा के दबाव में, बिल्कुल उस दबाव में ज्ञान को कैसे पिरोया जाए, ये एक एकदम अलग कौशल है। ये एक पन्ने का जो स्रोत है ना, ये इस बात का आदर्श उदाहरण है कि बीपीएससी मेंस में एक उच्च कोटि का उत्तर कैसे गढ़ा जाता है। तो आज हम इस एक पृष्ठ को एक मास्टर क्लास में बदलेंगे, एकदम, जो न केवल तथ्यों को स्पष्ट करेगा बल्कि उत्तर लिखने की रणनीति भी सिखाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके पहले हिस्से में गोता लगाते हैं। इस स्रोत में जो पहला फ्लो चार्ट दिया गया है ना, वो सीधे तौर पर एक आदर्श उत्तर की रूपरेखा तैयार कर देता है। हाँ। इतिहास की गहराइयों में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उत्तर का ढांचा कैसा होना चाहिए। इस फ्लो चार्ट में मौर्य कला को 7 मुख्य शीर्षकों में बांटा गया है, और वो बहुत ही व्यवस्थित है। बहुत व्यवस्थित। सुनिए, सबसे पहले भूमिका, फिर लक्षण या विशेषता, जिसे राजकीय कला और लोक कला में बांटा गया है। उसके बाद आता है मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव, बौद्ध धर्म के साथ संबंध, और फिर बिहार में मौर्य कला का प्रभाव। हाँ, और अंत में आलोचनात्मक परीक्षण और निष्कर्ष। अब यहाँ एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इन शीर्षकों के ठीक नीचे एक बहुत ही विश्लेषणात्मक प्रश्न भी लिखा है। अच्छा, वो कौन सा प्रश्न है? मौर्य कला किस प्रकार तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रतिबिंबित करता है। ओहो। देखिए, ये पूरा फ्लोचार्ट सिर्फ तथ्यों की एक निर्जीव सूची नहीं है, ये इस एक बड़े जटिल प्रश्न का उत्तर देने की पूरी रणनीति है। मतलब उत्तर की दिशा इसी प्रश्न से तय हो रही है। बिल्कुल। मुझे तो ये किसी बेहतरीन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है। फिल्म की स्क्रिप्ट कैसे? जैसे भूमिका फिल्म का ओपनिंग सीन हो गया, जो माहौल बनाता है, पृष्ठभूमि तैयार करता है। हाँ, सही बात है। फिर विभिन्न प्रभाव और लक्षण मुख्य कहानी और किरदार हो गए, जो कथानक को आगे बढ़ाते हैं। और निष्कर्ष उस फिल्म का दमदार क्लाइमैक्स है, जो दर्शकों पर यानी यहाँ हमारे एग्जामिनर पर एक अमिट छाप छोड़ता है। ये बहुत ही सटीक तुलना की आपने। जिस तरह एक अच्छी फिल्म बिना एक कसी हुई स्क्रिप्ट के बिखर जाती है ना, वैसे ही मेंस का एक अच्छा उत्तर बिना इस तरह के स्पष्ट ढांचे के एकदम दिशाहीन हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठाना जरूरी है। पूछिए। चलिए थोड़ा यथार्थवादी बनते हैं। एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, जहाँ घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही हैं, पसीने छूट रहे हैं और समय का भारी दबाव है। वो दबाव तो होता है। तो क्या ये वास्तव में व्यावहारिक है? मेरा मतलब है, क्या परीक्षा की कॉपी में ऐसा फ्लोचार्ट बनाना जोखिम भरा नहीं है? एक परीक्षक ये भी तो सोच सकता है कि भाई छात्र के पास लिखने के लिए ठोस सामग्री नहीं है, इसलिए वो सिर्फ डब्बे और तीर बनाकर पन्ने भर रहा है। हाँ, ये डर लगता है छात्रों को। मतलब क्या ये आलस्य का प्रतीक नहीं लग सकता? ये बहुत ही शानदार और वाजिब सवाल है, और यहीं पर ना टाइम मैनेजमेंट और एग्जामिनर साइकोलॉजी की असली समझ काम आती है। अच्छा। देखिए, गलती कहाँ होती है? जब फ्लो चार्ट में केवल सतही शब्द लिखे हों, लेकिन जब फ्लो चार्ट में आलोचनात्मक परीक्षण और सामाजिक आर्थिक प्रतिबिंब जैसे गहरे विश्लेषणात्मक बिंदु शामिल हों, तो वो आलस्य नहीं लगता, वो संरचनात्मक महारत यानी स्ट्रक्चरल मास्टरी का प्रतीक बन जाता है। ओहो, मतलब वो दिखाता है कि आपको विषय की गहराई पता है। बिल्कुल। परीक्षा में लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने की कोशिश में अक्सर समय बर्बाद होता है और कई महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाते हैं। शुरुआत में ही एक ठोस फ्लो चार्ट परीक्षक को यह मनोवैज्ञानिक संदेश देता है कि इस उम्मीदवार के दिमाग में पूरी तस्वीर साफ है।
और अगर बाद में समय कम पड़ जाए तो? वही तो, इसके बाद अगर समय कम भी बचे और कुछ बिंदुओं को केवल संक्षेप में समझाना पड़े तो भी परीक्षक ये जानता है कि उम्मीदवार को विषय की संपूर्ण समझ थी। ये नजरिया वाकई दिलचस्प है। और इसी फ्लोचार्ट में एक बिंदु ऐसा है जिसे स्रोत ने बहुत प्रमुखता दी है, बिहार में मौर्य कला का प्रभाव। हाँ, ये बहुत अहम है। बीपीएससी के संदर्भ में इसे अक्सर ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब एक राष्ट्रीय स्तर की साम्राज्य की कला को हम क्षेत्रीय स्तर पर समेटने का इतना बड़ा दाव क्यों खेल रहे हैं? इसे ना आपको परीक्षक के नजरिए से समझना होगा। एक परीक्षक दिन भर में सैकड़ों कॉपियां जांचता है। हाँ, वो तो है, बोर हो जाते होंगे। बिल्कुल, ज्यादातर उत्तरों में वही घिसे पिटे सामान्य ऐतिहासिक तथ्य होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर की किताबों से रटे गए होते हैं। वो पढ़ते पढ़ते ऊब जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ अलग दिखता है, हाँ, जैसे ही कोई उत्तर एक राष्ट्रीय स्तर के इतिहास को स्थानीय संदर्भ से जोड़ता है तो वो तुरंत अलग चमक उठता है। अच्छा, जैसे अगर पटना के कुम्हार का जिक्र हो। एकदम सही। जब उत्तर में पटना के कुम्हार में मिले 80 खंभों वाले राजप्रसाद का जिक्र होता है, या जहानाबाद के पास बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए बनाई गई गुफाओं का विस्तृत वर्णन होता है, तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे को अपने राज्य के बारे में पता है। बिल्कुल, ये परीक्षक को बताता है कि उम्मीदवार को अपने राज्य के स्थानीय प्रशासन और ऐतिहासिक भूगोल की गहरी समझ है। ये क्षेत्रीय दृष्टिकोण उस एक रास्ता को तोड़ता है। यानी ये केवल इतिहास का परीक्षण नहीं है, बल्कि एक भावी प्रशासक की अपने क्षेत्र के प्रति जागरूकता का भी टेस्ट है। 100%। बहुत खूब। तो रूपरेखा को समझने के बाद अब स्रोत में दिए गए लिखित पाठ पर आते हैं जो भूमिका को डिकोड करता है। जी। इसमें लिखा है कि मौर्य कला प्राचीन भारत की वैभवशाली कला का उत्कृष्ट उदाहरण है जो तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। और स्रोत इस समृद्धि के पीछे का मूल कारण क्या बताता है? इसमें एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, राजनीतिक एकीकरण, यानी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। स्रोत कहता है कि राजनीतिक एकीकरण के फलस्वरूप एक समृद्ध साम्राज्य का निर्माण हुआ। और फिर एक बात कही गई है कि इतिहास में मौर्य कला का युग विभाजक महत्व है, एम्पॉक मेकिंग इंपॉर्टेंस। हाँ, और इसका कारण ये बताया गया है कि इसी समय कला में मिट्टी या लकड़ी की जगह पहली बार बड़े पैमाने पर पत्थर का उपयोग शुरू हुआ, जिससे कला को स्थिरता प्राप्त हुई। और यहीं पर ना रटने और गहराई से समझने के बीच की रेखा खींचती है। कैसे? युग विभाजक का मतलब सिर्फ एक नया चलन शुरू होना नहीं है, ये एक ऐसा बदलाव था जिसने पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन ये बदलाव सिर्फ ये तय करने से नहीं आ गया कि चलो भाई आज से पत्थर से इमारतें बनाते हैं। इसके पीछे पूरी एक प्रशासनिक और आर्थिक मशीनरी काम कर रही थी। बिल्कुल। अगर केवल सामग्री के बदलाव की बात करें तो कोई कह सकता है कि लकड़ी या मिट्टी से पत्थर की ओर जाने का यह सफर ऐसा है जैसे कोई एक कच्चे तंबू से निकलकर एक मजबूत कंक्रीट के घर में रहने चला जाए। हाँ, लेकिन क्या ये रूपक इस ऐतिहासिक घटना के साथ न्याय करता है? मुझे लगता है कि ये बदलाव एक मजबूत घर बनाने से कहीं अधिक था। एकदम सही कह रही हैं आप। तंबू से कंक्रीट के घर का रूपक बहुत ही सतही है। तो इसे कैसे देखें? इसे ऐसे समझना चाहिए, लकड़ी या मिट्टी से बनी कला एक सुनी सुनाई अफवाह की तरह होती है। अफवाह? हाँ, वो स्थानीय होती है, अस्थायी होती है, समय के साथ उसका रूप बदल जाता है और कुछ पीढ़ियों बाद वो पूरी तरह मिट जाती है। पत्थर की कला एक लिखित संविधान की तरह है। ओहो। वो स्थायी है, उसे नकारा नहीं जा सकता, और वो साम्राज्य की सत्ता और महिमा को सदियों तक जस का तस पहुंचाती है। पत्थर तराशना केवल वास्तुकला नहीं थी, ये मौर्य साम्राज्य का उद्घोष था कि हम यहाँ हमेशा के लिए हैं। अफवाह से लेकर संविधान तक ये बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। लेकिन उस संविधान को पत्थरों पर उकेरने के लिए बहुत बड़े संसाधनों की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल पड़ी होगी। तो कोई भी कला सीधे तौर पर किसी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का थर्मोमीटर कैसे बन जाती है? यही है वो जगह जहां मेंस के उत्तर के लिए एक मजबूत तार्किक ढांचा तैयार होता है। अच्छे अंक केवल तथ्य लिखने से नहीं मिलते, बल्कि क्यों और कैसे का संबंध स्थापित करने से मिलते हैं। अच्छा, वो कारण और प्रभाव वाला लॉजिक। हाँ, शुरुआत राजनीतिक एकीकरण से होती है। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य को एक छत्र के नीचे ला दिया तो छोटे छोटे राज्यों के बीच होने वाले युद्ध खत्म हो गए। शांति आ गई। शांति स्थापित हुई। एकीकरण का अर्थ था वजन, माप और व्यापारिक मार्गों का मानीकरण। शांति और सुरक्षित मार्गों से व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। और व्यापार से पैसा आया। व्यापार से आर्थिक समृद्धि आई, खजाने भरे। ओहो, मतलब जब राज्य के पास प्रचुर मात्रा में धन आया तभी वे बड़े बजट के परियोजनाओं के बारे में सोच सका। बिल्कुल, लकड़ी या मिट्टी का काम सस्ता होता है और स्थानीय स्तर पर हो जाता है। हाँ, गांव के कारीगर ही कर लेते होंगे। लेकिन चुनार की खदानों से विशाल बलुआ पत्थरों को काटना, उन्हें शीशे की तरह चमकाने की तकनीक विकसित करना और फिर उन भारी भरकम एकाश्म पत्थरों को सैकड़ों मील दूर ले जाकर स्थापित करना, ये किसी छोटे मोटे राज्य के बस की बात तो बिल्कुल नहीं थी। एकदम नहीं। इसके लिए उत्तर पश्चिम से कुशल कारीगरों को बुलाना पड़ता था। इसलिए तार्किक श्रृंखला ये बनती है, राजनीतिक एकीकरण, उससे आई शांति और सुरक्षित व्यापार, उससे आई आर्थिक समृद्धि और फिर महंगी सामग्री और विशेषज्ञ कारीगरों का उपयोग, और अंत में कला में स्थायित्व। बिल्कुल,
जो उम्मीदवार अपने उत्तर में इस तरह की लॉजिकल चेन बनाता है, परीक्षक उसे सिर्फ एक छात्र नहीं, विश्लेषक मानता है। ये तार्किक श्रृंखला रटने की जरूरत को पूरी तरह खत्म कर देती है। ये कहानी की तरह दिमाग में बैठ जाती है। जी। अब एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। साम्राज्य के पास धन आ गया, शांति आ गई और पत्थर जैसी स्थायी निर्माण सामग्री भी मिल गई। लेकिन उन्होंने इस धन और पत्थर का किया क्या? क्या यह सारी दौलत सिर्फ राजाओं के लिए आलीशान महल बनाने में खर्च हो गई, या फिर समाज के निचले तबके और आम जनता की भी इस नई कला में कोई हिस्सेदारी थी? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और इसका उत्तर हमारे स्रोत के दूसरे फ्लोचार्ट में छिपा है। वो कला के वर्गीकरण वाला। हाँ, जो मौर्य कला की लक्षण या विशेषताओं को भौतिक रूप से वर्गीकृत करता है। ये स्पष्ट करता है कि पैसा कहाँ निवेश किया जा रहा था। स्रोत इस कला को मुख्य रूप से दो बड़े हिस्सों में बांटता है। पहला है राजकीय कला यानी कोर्ट आर्ट, जो सीधे राजाओं के संरक्षण में फली फूली। इसमें 4 प्रमुख चीजें शामिल हैं: राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और गुहा विहार। बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा है मूर्ति कला। इसे भी बड़ी बारीकी से बांटा गया है। पहला वो पशु आकृतियां जो स्तंभ की शीर्ष पर होती थी, और दूसरा स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियां। ये वर्गीकरण परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये उत्तर को भटकने से रोकता है, लेकिन परीक्षा के भारी दबाव में इन सभी श्रेणियों को सटीक क्रम में याद रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे में रैपिड रिवीजन का कोई तरीका है? क्योंकि मेंस परीक्षा से ठीक पहले जब रिवीजन के लिए सिर्फ कुछ घंटे बचे होते हैं, तब पूरी किताब पढ़ना तो असंभव होता है। एकदम असंभव है। और इसीलिए इस तरह के वर्गीकरण को याद रखने के लिए निमोनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कोई शॉर्टकट है क्या? हाँ, राज्य के कला के 4 प्रमुख स्तंभों को याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान सूत्र है, RSSG। RSSG। R से राजप्रसाद, S से स्तंभ, S से स्तूप और G से गुहा विहार। RSSG, ये तो काफी संक्षिप्त है, याद रखने में आसानी होगी। और अगर इसे एक वाक्य में पिरोना हो ताकि दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए, तो क्या कहेंगे? तो इसे ऐसे याद रखा जा सकता है: राज्य में स्तंभ और स्तूप बनाकर गुहा में विचार किया। राज्य में स्तंभ और स्तूप बनाकर गुहा में विचार किया। अरे वाह, ये वाकई बहुत ही आसान और प्रभावशाली है ना? लेकिन एक शंका है मुझे। बताइए। क्या इस तरह के शॉर्टकट या निमोनिक्स बीपीएससी मेंस जैसी उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए चीजों को बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर देते? मतलब क्या इससे उत्तर की गहराई कम नहीं हो जाती? देखिए, ये एक जायज चिंता है, लेकिन निमोनिक का उद्देश्य उत्तर लिखना नहीं है। फिर क्या है? उसका उद्देश्य केवल परीक्षा के तनाव में दिमाग के बंद दरवाजों को खोलना है। RSC सिर्फ एक कंकाल है। एक अच्छा विद्यार्थी परीक्षा हॉल में इस कंकाल में मांस और खून भरता है। अच्छा, मतलब वो सिर्फ राजप्रसाद लिखकर नहीं छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। वो बताएगा कि कुम्हार का राजप्रसाद मौर्यों के अपार धन का प्रतीक था। वह सिर्फ स्तंभ नहीं लिखेगा, वो विश्लेषण करेगा कि अशोक के स्तंभ केवल कला नहीं थे, वे प्राचीन काल के होर्डिंग या बिलबोर्ड थे। अरे हाँ, जिनके जरिए सम्राट अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे। एकदम सही। वो स्तूप को बौद्ध धर्म के जन आंदोलन बनने से जोड़ेगा और गुहा विहार को मौर्य शासकों की धार्मिक सहिष्णुता से जोड़ेगा। कि कैसे एक बौद्ध सम्राट आजीवक संप्रदाय के लिए भी बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं दान कर रहा था। बिल्कुल, यही तो विश्लेषण है। ये एक बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। मतलब कंकाल निमोनिक से मिलेगा, लेकिन गहराई विश्लेषण से आएगी। और मुझे फ्लोचार्ट में मूर्ति कला का जो विभाजन किया गया है ना, वो भी बहुत कुछ कह रहा है। वो कैसे? मतलब एक तरफ वो मूर्तियां हैं जो राज्य के खंभों पर शान से बैठी हैं, जैसे सारनाथ का 4 शेरों वाला सिंह शीर्ष, जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। ये स्पष्ट रूप से एक सरकारी प्रोजेक्ट था, सत्ता की ताकत और प्रभुत्व का प्रतीक। हाँ, और दूसरी तरफ वो मूर्तियां हैं जो स्वतंत्र कलाकारों ने बनाई हैं, जैसे पटना के दीदारगंज से मिली विश्व प्रसिद्ध यक्षिणी की मूर्ति। और देखिए, यही वो बिंदु है जो स्रोत के उस शुरुआती विश्लेषणात्मक प्रश्न का उत्तर देता है। वो सामाजिक आर्थिक जीवन के प्रतिबिंब वाला। हाँ, स्वतंत्र कलाकारों द्वारा बनाई गई यक्षिणियों की मूर्तियां या मिट्टी की छोटी मूर्तियां, हाँ। ये साबित करती हैं कि कला केवल दरबारों तक सीमित नहीं थी। आम जनता के पास भी पैसा आ रहा था। बिल्कुल। आर्थिक समृद्धि का फायदा समाज के निचले स्तर तक पहुंच रहा था। आम जनता के बीच भी एक स्वतंत्र कारीगर वर्ग पनप रहा था, जो स्थानीय मान्यताओं के लिए कलाकृतियां गढ़ रहा था। जब उत्तर में इस लोक कला का समावेश होता है ना, तब जाकर वो उत्तर पूर्ण बनता है। मतलब ये एक संपूर्ण पैकेज है। ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छा उत्तर सत्ता के शीर्ष से लेकर समाज के निचले तबके तक पूरी तस्वीर पेश करता है। ज्ञान को व्यवस्थित करना ही परीक्षा में सफलता की असली कुंजी है। तथ्य तो सभी के पास होते हैं, लेकिन उन तथ्यों को इस RSSG जैसे सांचों में ढालकर प्रस्तुत करना ही टॉपर की निशानी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो आज के इस डीप डाइव ने हमारे स्रोत के 3 सबसे मजबूत पहलुओं को डिकोड किया है। जी। सबसे पहले हमने समझा कि एक आदर्श उत्तर की 7 सूत्रीय संरचना कैसी होती है, कैसे वो एक फिल्म की कसी हुई स्क्रिप्ट की तरह आगे बढ़ती है। दूसरा, हमने कच्चे तंबू से पत्थर के संविधान तक के सफर को समझा, वो कारण और प्रभाव वाली तार्किक श्रृंखला। बिल्कुल, कि कैसे राजनीतिक एकीकरण से शांति आई,
शांति से व्यापार और आर्थिक समृद्धि आई, और उस समृद्धि ने पत्थर जैसी स्थायी सामग्री के उपयोग को संभव बनाया। ये केवल कला का इतिहास नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र का इतिहास है। एकदम सही। और तीसरा, हमने RSG निमोनिक के जरिए मौर्य कला के स्पष्ट वर्गीकरण को दिमाग में बिठाया, जिसने राजकीय कला और आम जनता की लोक कला के बीच के खूबसूरत संतुलन को दर्शाया। ये स्रोत वास्तव में किसी भी गंभीर विद्यार्थी के लिए सिर्फ एक पन्ना नहीं है, ये एक शक्तिशाली टूल किट है। जो विद्यार्थी इन रणनीतियों को अपनाता है, उसका उत्तर कभी भी औसत नहीं हो सकता। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले कि हम इस डीप डाइव को समाप्त करें, एक ऐसा विचार है जो हर उस विद्यार्थी को सोचने पर मजबूर कर देगा जो सच में भीड़ से अलग दिखना चाहता है। अच्छा, वो क्या है? अगर हम स्रोत के उस पहले फ्लोचार्ट की तरफ वापस लौटें, तो उसमें विदेशी प्रभाव और आलोचनात्मक परीक्षण जैसे भारी भरकम शब्द केवल शीर्षक के रूप में दिए गए हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन उनके नीचे कोई विवरण नहीं है, वे केवल खाली स्थान है। ये एक बहुत ही तीक्ष्ण अवलोकन है आपका। अक्सर छात्र इन शीर्षकों को देखकर घबरा जाते हैं या इन्हें छोड़ देते हैं। तो तैयारी करने वालों के लिए ये केवल एक होमवर्क नहीं है, बल्कि ये इतिहास का एक गहरा रहस्य है जिसे सुलझाना है। जरा सोचिए, अशोक के स्तंभों पर जो उल्टे कमल या घंटी के आकार का शीर्ष है, क्या वो पूरी तरह से एक स्वदेशी भारतीय आविष्कार था? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर जो व्यापारिक मार्ग आर्थिक समृद्धि लेकर आए थे, क्या वे अपने साथ पारस के हखामनी साम्राज्य के शिल्पकारों का प्रभाव भी लेकर आए थे? क्या हमारे स्तंभों की पॉलिश विदेशी तकनीक से प्रेरित थी? ये तो इतिहास के सबसे ज्वलंत विवादों में से एक है। और आलोचनात्मक परीक्षण में क्या लिखा जाना चाहिए? इतनी भव्यता के बावजूद क्या ये सच नहीं है कि मौर्य कला मुख्य रूप से दरबारों तक ही सीमित रही? हाँ, आम जनता के जीवन में पत्थर का उपयोग बहुत सीमित था। तो क्या ये कला अपनी भव्यता के बोझ तले दबकर कुछ हद तक अभिजात्य या एलिटिस्ट नहीं बन गई थी? बहुत ही गहरा बिंदु है ये। एक गंभीर विद्यार्थी के रूप में जब उत्तर में इन बहसों और आलोचनात्मक बिंदुओं को शामिल किया जाता है ना, तो वो उत्तर केवल एक ऐतिहासिक सारांश नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं, तब वो उत्तर एक प्रशासनिक मास्टर क्लास बन जाता है। परीक्षक को ये दिखता है कि ये उम्मीदवार न केवल रटी हुई जानकारी लिख रहा है, बल्कि उस पर सवाल भी उठा सकता है। यही वो अंतर है जो सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच की लकीर खींचता है। एकदम। याद है ना, हमने शुरुआत में कहा था कि सिविल सेवा परीक्षा के उत्तर लेखन की दुनिया में सब कुछ धुंधला और सब्जेक्टिव लगता है। हाँ, कोई स्पष्ट गणित का फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन जब इस तरह के फ्लो चार्ट्स, लॉजिकल चेन और स्पष्ट संरचनाओं का उपयोग किया जाता है, तो अचानक वह धुंधला पानी साफ होने लगता है। बिल्कुल। इस ढांचे के साथ उस धुंधले पानी में भी अपना रास्ता पूरी स्पष्टता के साथ खोजा जा सकता है। बस जरूरत है सही दिशा में गहराई से गोता लगाने की। अगली बार तक के लिए इतिहास की परतों को खोलते रहिए और उत्तर लेखन की कला को निखारते रहिए। अक्सर जब भी किसी पुरानी इमारत के खंडरों के बारे में बात होती है ना, तो दिमाग में बस ईंट और पत्थर का एक मृत ढांचा आता है। हाँ, बिल्कुल, एक ऐसी चीज जो समय की मार नहीं झेल पाई। सही कहा। और आमतौर पर हम खंडरों को बस एक शांत और खामोश अतीत मान लेते हैं, इतिहास की किताबों में सिमटा हुआ। ये सच है कि हम ऐतिहासिक वास्तुकला को केवल एक मूक ढांचे के रूप में देखते हैं, जबकि असल में अगर हम ध्यान से देखें तो वे अपने समय की राजनीति और तकनीक के सबसे मुखर गवाह होते हैं। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में हम ठीक ऐसे ही एक गवाह की बात करने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे महल की जो मुख्य रूप से लकड़ी का बना हो, और कोई 100-200 साल पहले नहीं, बल्कि हजारों साल पहले। और वो महल इतना भव्य हो, इतना मजबूत हो कि उसके बनने के लगभग 700 साल बाद जब कोई विदेशी यात्री उसे देखे तो उसके मुंह से बस एक ही बात निकले कि ये इंसानों के बस की बात नहीं। हाँ, कि इसे तो देवताओं ने बनाया है। आज हम जिन स्रोतों का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं, उनमें कुम्हरार की पुरातात्विक खुदाई की रिपोर्ट्स और विदेशी यात्रियों के विवरण शामिल हैं। यूनानी राजदूतों से लेकर चीनी बौद्ध भिक्षुओं तक के यात्रा वृत्तांत। और देखिए, ये केवल एक महल की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मौर्यकालीन राजकीय कला, यानी जो उनका स्टेट आर्ट था, ये उसका सबसे दिलचस्प अध्याय है। विशेष रूप से मैं कहूंगी कि ये चर्चा उन विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और हमारा लक्ष्य आज सिर्फ इन तथ्यों को एक एक करके पढ़ना या रटना नहीं है। हम इन स्रोत सामग्रियों की गहराई में जाएंगे, ताकि मुख्य परीक्षा के विस्तृत उत्तरों के लिए एक मजबूत तार्किक ढांचा तैयार किया जा सके। सही कहा। हम ये डिकोड करेंगे कि विदेशी यात्रियों के विवरण और जो जमीनी पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उनको एक साथ गूंथकर एक उत्तर को उत्कृष्ट कैसे बनाया जाता है। तो शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के इस राजप्रासाद की नींव से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसका निर्माण पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी वर्तमान अवस्थिति आज के पटना के पास कुम्हरार में है। लेकिन मुझे स्रोत में एक वाक्य ने बहुत अटकाया। अच्छा, कौन सा वाक्य? उसमें लिखा है कि इस महल का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य का वैभव प्रतिबिंबित कराना था।
मतलब एक शासक को सिर्फ रहने के लिए इतने बड़े वैभव की क्या आवश्यकता थी? इसे समझने के लिए हमें उस दौर के भारत की जो राजनैतिक स्थिति थी ना, उसे देखना होगा। ये वो समय था जब छोटे छोटे महाजनपदों का युग समाप्त हो रहा था और पहली बार एक अखिल भारतीय साम्राज्य आकार ले रहा था। मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था। बिल्कुल। जब कोई नई सत्ता इतने विशाल भूभाग पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है तो उसे केवल सेना की आवश्यकता नहीं होती, उसे जनता और अपने विरोधियों के मन में एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव स्थापित करना होता है। अच्छा, तो ये एक तरह का माइंड गेम भी था? एक तरह से हाँ। एक नवस्थापित और केंद्रीकृत साम्राज्य के लिए उसकी राजधानी और उसका महल केवल ईंट पत्थर का निवास नहीं होता, वो उसकी संप्रभुता का भौतिक उद्घोष होता है। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में देखूं तो ये किसी स्टेटमेंट आर्किटेक्चर की तरह लगता है। स्टेटमेंट आर्किटेक्चर? हाँ, जैसे आज कोई देश अपनी आर्थिक समृद्धि और तकनीकी ताकत दिखाने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत बना देता है, बुर्ज खलीफा टाइप। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। उस इमारत का मुख्य काम लोगों को रहने की जगह देना उतना नहीं होता जितना पूरी दुनिया को ये बताना होता है कि हम यहाँ हैं और हम सबसे ताकतवर हैं। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। और देखिए, मुख्य परीक्षा में जब मौर्य वास्तुकला पर निबंध लिखना हो ना, तो उत्तर की प्रस्तावना इसी राजनीतिक उद्देश्य से शुरू होनी चाहिए। मतलब परीक्षार्थियों को ये स्पष्ट करना चाहिए। हाँ, उन्हें बताना चाहिए कि कुम्हार के सभा भवन के जो अवशेष मिले हैं वो केवल एक भवन के नहीं बल्कि सत्ता के एपिसेंटर के साक्ष्य हैं। यह विशालता दरअसल एक मनोवैज्ञानिक हथियार थी। लेकिन यहाँ एक बात मेरे लिए थोड़ी समझ से परे है। सत्ता का एपिसेंटर विशाल होना चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन स्रोत में इसके जो आयाम दिए गए हैं 140 फीट लंबाई और 120 फीट चौड़ाई, ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। और जो निर्माण सामग्री का विवरण हमारे पास है वो तो किसी भी आधुनिक इंजीनियर का दिमाग चकरा देने के लिए काफी है। आप लकड़ी और पत्थर के संयोजन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, स्रोत कहता है कि ये महल मुख्यतः लकड़ी से निर्मित था, मतलब इसकी छत और फर्श दोनों लकड़ी के बने हुए थे। और फिर अचानक विवरण आता है कि इसमें लाल बलुआ पत्थर के रेड सैंडस्टोन के 84 भारी भरकम स्तंभ पाए गए हैं। एक लकड़ी के फर्श पर 84 विशालकाय पत्थर के खंभे, ये तो पूरी तरह से एक इंजीनियरिंग दुष्प्रभाव लगता है। मतलब ये संरचना अपने ही वजन से ढह क्यों नहीं गई? यहीं पर तो प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का असली रहस्य छिपा है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने बस एक कमजोर लकड़ी के तख्ते पर पत्थर खड़े कर दिए थे। अच्छा, तो फिर उन्होंने किया क्या था? पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि जमीन के नीचे लकड़ी के भारी स्लीपर्स या आधार बनाए गए थे। एक पूरा जाल बिछाया गया था जो इन पत्थरों के वजन को बहुत ही समान रूप से बांटता था। अरे वाह, मतलब पूरा एक लोड बियरिंग सिस्टम बनाया गया था। बिल्कुल। लेकिन विद्यार्थियों के लिए यहाँ इससे भी बड़ी एक कोर थ्योरी है जिसे हम संक्रमण का सिद्धांत या ट्रांजिशन थ्योरी कहते हैं। थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। संक्रमण किस चीज का? काष्ठ यानी लकड़ी से पाषाण यानी पत्थर की ओर वास्तुकला के विकास का संक्रमण। देखिए, भारतीय वास्तुकला रातों रात पत्थरों के स्मारकों में नहीं बदल गई थी। ये जो कुम्हार का राजप्रसाद है, ये इस बात का सबसे बड़ा और शायद पहला स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे लकड़ी से पत्थर की तरफ गए। हाँ, कि कैसे भारतीय वास्तुकारों ने लकड़ी की पुरानी परंपरा को बनाए रखते हुए उसमें पत्थर जैसी नई और स्थायी सामग्री को शामिल करना शुरू किया। अच्छा, लेकिन एक सवाल और है, लाल बलुआ पत्थर तो पटना में नहीं मिलता, कुम्हार के आसपास तो दूर दूर तक ऐसे पत्थर की कोई खदानें नहीं है। तो फिर ये 84 इतने भारी खंभे वहां पहुंचे कैसे? ये पत्थर चुनार की खदानों से लाए गए थे जो आज के मिर्जापुर के पास है, और यहीं पर साम्राज्य के आर्थिक तंत्र की भूमिका सामने आती है। चुनार से पाटलिपुत्र, मतलब वो तो कई 100 किलोमीटर दूर है। उस समय बिना ट्रकों और क्रेनों के इतने भारी पत्थरों को कैसे ढोया गया होगा? गंगा नदी के जलमार्ग का उपयोग करके। अच्छा, नदी के रास्ते। बिल्कुल। भारी पत्थरों को बड़ी बड़ी नावों या बेड़ों पर लादकर नदी के बहाव के साथ पाटलिपुत्र लाया जाता था। और जब एक विद्यार्थी अपने उत्तर में इस बात का जिक्र करता है तो परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हाँ, वो परीक्षक को बताता है कि उसे केवल वास्तुकला का नहीं बल्कि मौर्य साम्राज्य की रसद यानी लॉजिस्टिक्स और परिवहन प्रणाली का भी पूरा ज्ञान है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। अच्छा, स्रोत में एक और तकनीकी विवरण है जिसने मुझे बहुत उलझा दिया। क्या? उन 84 खंभों पर सिर्फ पत्थर की नक्काशी नहीं थी बल्कि उन पर चमकदार पॉलिश की गई थी। हाँ। मैंने संग्रहालय में मौर्यकालीन मूर्तियां देखी हैं, वे सच में शीशे की तरह चमकती हैं। हाँ। लेकिन 2000 साल पहले पत्थर पर शीशे जैसी पॉलिश कैसे की जा सकती है बिना आधुनिक मशीनों के? ये मौर्यकालीन वास्तुकला की सबसे बड़ी सिग्नेचर स्टाइल थी। ये पॉलिश इतनी बेहतरीन थी कि आज भी कई जगह इसकी चमक बरकरार है। पर तकनीक क्या थी? तकनीक की बात करें तो इसके पीछे अगैट जैसे बहुत ही कठोर पत्थरों से घर्षण या बर्निशिंग की प्रक्रिया होती थी। पत्थर की सतह को महीनों तक विशिष्ट लेप और कठोर रत्नों से रगड़ा जाता था। महीनों तक?
बस रगड़ते रहते थे हाँ। जब तक कि पत्थर के सारे छिद्र बंद न हो जाएं और वो बिल्कुल शीशे की तरह समतल न हो जाए। ये रातों रात होने वाला काम बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब है कि राजकोष में इतना धन था कि वे कारीगरों को सिर्फ एक खंभे को महीनों तक रगड़ने के लिए नियुक्त कर सकते थे। ये तो केवल कला नहीं है, ये एक इकोनॉमिक स्टेटमेंट भी है। एकदम सही कहा। और स्रोत में इस महल के विकास क्रम को लेकर एक बहुत ही अहम पंक्ति दी गई है। उसमें लिखा है कि सम्राट अशोक ने पाषाणों का उपयोग कर इस काष्ठ प्रसाद का विस्तार किया। तो क्या इसका मतलब ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इसे बनाया था तब ये पूरी तरह लकड़ी का था और 84 खंभे बाद में जोड़े गए? हाँ, इतिहासकार यही मानते हैं। ये एक क्रमिक विकास था। चंद्रगुप्त के समय का ढांचा मुख्य रूप से काष्ठ का था। अच्छा। बाद में सम्राट अशोक, जिनके पास अधिक संसाधन थे और जो अपने संदेशों को स्थायी बनाना चाहते थे, उन्होंने इसे पत्थरों से विस्तारित किया। चंद्रगुप्त की लकड़ी से अशोक के पत्थर तक। बिल्कुल। ये सफर केवल वास्तुकला का विकास नहीं था, बल्कि मौर्य साम्राज्य के आर्थिक रूप से चरमोत्कर्ष पर पहुंचने का भी प्रमाण था। मुख्य परीक्षा के उत्तरों में इस क्रमिक विकास को बहुत तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे स्रोत सामग्री में एक विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? आरेखों और बुलेट पॉइंट्स में बार बार 84 पाषाण स्तंभों का जिक्र है, लेकिन स्रोत के अंत में एक जगह ये लिखा है कि राजप्रासाद के भीतर बने कई विशाल कक्षों में से एक 80 स्तंभों वाला सभा भवन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हाँ, 80 और 84 का कंफ्यूजन। हाँ, अब अगर कोई परीक्षा हॉल में बैठा है तो वो 80 लिखे या 84, ये तो सीधे सीधे नंबर कटवाने वाली स्थिति हो सकती है। देखिए, जब हम पुरातात्विक खुदाई और ऐतिहासिक ग्रंथों का मिलान करते हैं तो ऐसे सूक्ष्म अंतर अक्सर आते हैं। एक विश्लेषणात्मक उत्तर की पहचान यही है कि वह इन दोनों तथ्यों को कैसे संभालता है। तो इसे कैसे लिखा जाना चाहिए ताकि नंबर ना कटे? उत्तर में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि कुम्हार की खुदाई में 84 पाषाण स्तंभों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो संभवतः उसी विशाल 80 स्तंभों वाले मुख्य सभा भवन का हिस्सा हैं, जिसका उल्लेख ऐतिहासिक विवरणों में मिलता है। मतलब बाकी के 4 स्तंभ किसी और चीज का हिस्सा हो सकते हैं? बिल्कुल, कुछ स्तंभ बाहरी बरामदे या अन्य कक्षों के हिस्से हो सकते हैं। इस तरह का उत्तर परीक्षक को ये संदेश देता है कि विद्यार्थी ने रटंत विद्या का नहीं, बल्कि तथ्यों के विश्लेषण का सहारा लिया है। ठीक है, तो हमने इंजीनियरिंग, पत्थर के परिवहन, चमकदार पॉलिश के तंत्र और 80 बनाम 84 स्तंभों के विवाद को समझ लिया। अब ये सवाल उठता है कि अगर ये छत लकड़ी की थी और खंभे पत्थर के, तो ये टिका कैसे रहा? ये जानने के लिए हमें उन ऐतिहासिक गवाहियों की ओर रुख करना होगा जिन्होंने इस इमारत को अपनी आंखों से देखा था। हाँ, स्रोत में हमें ऐतिहासिक गवाहियों की एक पूरी टाइमलाइन मिलती है। ऐतिहासिक गवाहियां सच में उत्तर में जान डाल देती हैं। ऐतिहासिक उत्तरों में इन टेस्टिमनीज का सही इस्तेमाल उत्तर की गहराई को कई गुना बढ़ा देता है। अगर हम कालानुक्रम के अनुसार देखें तो सबसे पहला विवरण यूनानी यात्री एरियन का आता है। एरियन का विवरण सच में चौंकाने वाला है। कैसे? उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के इस राजप्रासाद की भव्यता की तुलना सीधे सूसा और एकबत्ना के महलों से कर दी और ये तक कह दिया कि वे भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। सूसा और एकबत्ना उस समय के सबसे ताकतवर और समृद्ध फारसी साम्राज्यों की राजधानियां थीं। ये दावा बहुत बड़ा है। ये दावा इसलिए बड़ा है क्योंकि यूनानी लोग वास्तुकला के मामले में खुद को और फारसियों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। बिल्कुल। जब एक यूनानी इतिहासकार किसी भारतीय वास्तुकला को सूसा और एकबत्ना से बेहतर बताता है तो वो इसे एक वैश्विक मानक यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड पर स्थापित करा होता है। मतलब ये कुएं के मेढक वाली बात नहीं थी कि हम ही अपने महल की तारीफ कर रहे हैं, बाहर की दुनिया भी इसे विश्व स्तरीय मान रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने का रहस्य इसी तुलनात्मक दृष्टिकोण में छिपा है। एरियन का उद्धरण उत्तर में शामिल करने से परीक्षक को यह समझ आता है कि विद्यार्थी भारतीय इतिहास को वैश्विक संदर्भ में देखने की क्षमता रखता है। इसके बाद स्रोत में महर्षि पतंजलि का भी जिक्र है। पतंजलि शुंग काल के आसपास के थे, यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद के समय के। उन्होंने भी इस राजप्रासाद की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसका मतलब है कि राजवंश बदल गया, मौर्य सत्ता खत्म हो गई, लेकिन उनका महल तब भी शान से खड़ा था। ये इमारत के स्थायित्व या ड्यूरेबिलिटी का पहला संकेत है। और स्थायित्व की बात करें तो कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब चीनी यात्री फाहियान को विवरण सामने आता है। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है ये। लेकिन रुकिए, फाहियान भारत कब आया था? वो गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय भारत आया था। एकदम सही। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच लगभग 600 से 700 साल का फासला है। भारत के मौसम को देखते हुए यहाँ की भीषण गर्मी और लंबे मानसून के बीच लकड़ी से बनी कोई संरचना 50 साल में ही सड़ने लगती है। तो एक लकड़ी की छत और लकड़ी का फर्श 700 साल बाद भी इतना सुरक्षित और भव्य कैसे हो सकता है कि फाहियान उसे देखकर स्तब्ध रह जाए? क्या इसके पीछे कोई विशेष काष्ठ संरक्षण तकनीक थी? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। इतिहास और पुरातत्व दोनों इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मौर्य काल में लकड़ी को सुरक्षित रखने की बेहद उन्नत तकनीक मौजूद थी। अच्छा। जैसे कि पहली बात, कुम्हार की खुदाई में साखू यानी साल की लकड़ी के साक्ष्य मिले हैं, जो स्वभाव से ही पानी और दीमक के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। साल की लकड़ी तो आज भी बहुत मजबूत मानी जाती है। बिल्कुल।
और दूसरा, जमीन के नीचे दबी लकड़ी के स्लीपर्स को संभवतः पानी के ही एक स्तर में सुरक्षित रखा गया था, जिसे वाटर लॉगिंग कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण लकड़ी सड़ती नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत एडवांस टेक्निक है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि शायद लकड़ी के कुछ हिस्सों पर धातु की परख या किसी विशेष रसायन का लेप किया गया हो। ये तो अद्भुत है। अगर मैं इसकी तुलना आज से करूं तो ये ऐसा है जैसे कोई आधुनिक पर्यटक रोम के कोलोसियम को देखकर आज भी आश्चर्यचकित रह जाएं। कोलोसियम तो पत्थरों का है, लेकिन एक लकड़ी और पत्थर के संयोजन को 700 साल बाद देखकर ये कहना कि इसे देवताओं ने बनाया है, वास्तुकला की उस तकनीक की पराकाष्ठा। फायान की इस टिप्पणी का मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत गहरा है। एक विद्यार्थी के लिए यहाँ विश्लेषणात्मक बिंदु बनता है। क्या बिंदु? फायान का ये कथन केवल महल की सुंदरता का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह उस काल की इंजीनियरिंग की स्थिरता और वास्तुशिल्पियों के ज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। तो परीक्षा हॉल में बैठे एक विद्यार्थी के लिए जी इन सब कड़ियों को एक साथ जोड़ना कैसे संभव है? समय बहुत सीमित होता है। इन तीनों यात्रियों एरियान, पतंजलि और फाहियान के विवरणों को याद रखना और सही जगह इस्तेमाल करने की क्या रणनीति होनी चाहिए? विस्तृत उत्तर लिखते समय प्रबंधन और जानकारी के संयोजन के लिए एक निमोनिक या याद रखने का तरीका दिमाग में होना चाहिए। इसे ए पफा की टाइमलाइन के रूप में याद रखा जा सकता है। ए पफा? हाँ, ए से एरियान जिन्होंने वैश्विक तुलना की, प से पतंजलि जिन्होंने देशी प्रशंसा की, और फा से फायान जिन्होंने इसके अलौकिक स्थायित्व की गवाही दी। वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। यानी जब उत्तर लिखा जाए तो एक पैराग्राफ में तकनीकी संरचना बताई जाए, जैसे 140 बाय 120 फीट का आयाम और चुनार से लाए गए 84 पाषाण स्तंभों पर चमकदार पॉलिश, और फिर तुरंत अगले पैराग्राफ में इन ऐतिहासिक गवाहियों को रख दिया जाए। बिल्कुल, जमीनी पुरातात्विक साक्ष्यों को जब ऐतिहासिक साहित्यिक गवाहियों का समर्थन मिलता है ना, तो वो एक अकाट्य तर्क बन जाता है। एक आदर्श विस्तृत उत्तर की रूपरेखा इसी तरह प्रवाहित होनी चाहिए। तो अगर हम इस पूरे विमर्श को एक धागे में पिरोएं तो ये केवल एक खंडहर की कहानी नहीं है। हमने देखा कि कैसे पाटलिपुत्र के कुम्हार में साम्राज्य के शक्ति प्रदर्शन के लिए एक राजनीतिक निर्णय लिया गया, कैसे चुनार की खदानों से पत्थर गंगा के रास्ते लाए गए, कैसे अगेट के पत्थरों से घर्षण करके उन पर शीशे जैसी चमक उकेरी गई, कैसे लकड़ी के स्लीपर्स पर उन 84 स्तंभों का संतुलन बनाया गया। हाँ, और फिर वास्तुकला का संक्रमण काल। बिल्कुल, कि कैसे चंद्रगुप्त के लकड़ी के महल को अशोक ने पत्थरों से स्थायित्व प्रदान किया, और अंत में सूसाई का बताना कि वैश्विक तुलना से लेकर फायान के 700 साल बाद दिए गए देवताओं द्वारा निर्मित वाले वृत्तांत तक का सफर तय किया। और यही वो संपूर्ण ऐतिहासिक खाका है जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा में किसी भी उत्तर को सबसे अलग और प्रामाणिक बना सकता है। देखिए, जब हम क्यों और कैसे पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इतिहास रटने का विषय नहीं रह जाता, बल्कि समझने और विश्लेषण करने का विषय बन जाता है। सच में ये पूरी चर्चा वास्तुकला को देखने का नजरिया ही बदल देती है। भौतिक साक्ष्य भले ही समय के साथ मिट्टी में मिल जाएं, लेकिन उनका जो प्रभाव होता है वो सदियों तक गूंजता रहता है। बिल्कुल सही कहा। इस पूरी गहन चर्चा के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर श्रोताओं को विचार करना चाहिए। जरा सोचिए, यदि एक ऐसा महल जिसका फर्श और छत मुख्य रूप से लकड़ी के बने थे, वो बनने के 7 सदियों बाद इतना भव्य दिख सकता था कि एक चीनी यात्री उसे देवताओं द्वारा निर्मित मान ले, तो फिर मौर्य काल की लकड़ी की और कितनी अद्भुत वास्तुकलाएं रही होंगी। ऐसी कितनी भव्य संरचनाएं होंगी जो पत्थर का सहारा ना मिल पाने के कारण समय की मार नहीं झेल पाई, और शायद आज भी पटना की उसी कुम्हार की मिट्टी के नीचे अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। इतिहास की परतें कभी पूरी तरह नहीं खुलती, कुछ रहस्य हमेशा जमीन के नीचे दबे रह जाते हैं, अगले फावड़े की चोट का इंतजार करते हुए। ये कल्पना करना ही बहुत अद्भुत लगता है कि एक विशालकाय पत्थर जिसका वजन लगभग 50 टन हो और वो किसी आधुनिक मशीन से नहीं बल्कि इंसानी हाथों से सिर्फ एक ही टुकड़े में तराशा गया हो। हाँ बिल्कुल, 50 टन का पत्थर, वो भी बिना किसी क्रेन के। वही तो, और इतना ही नहीं, उस पर ऐसी पॉलिश की गई हो जो 2000 से भी ज्यादा साल बीत जाने के बाद आज भी खुले आसमान के नीचे वैसी ही चमक रही हो, जैसे मान लीजिए उसे कल ही चमकाया गया हो। जी, तो आज के इस विश्लेषण में हमारा मिशन बिल्कुल स्पष्ट है, खासकर उन छात्रों के लिए जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। हमारे पास आज जो रिसर्च और प्रमाणिक दस्तावेज हैं वो मौर्यकालीन स्तंभों की वास्तुकला और उनके पीछे छिपे गहरे इतिहास की पूरी कहानी बताते हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हम केवल ये नहीं देखेंगे कि ये स्तंभ क्या थे, बल्कि ये डिकोड करेंगे कि सम्राट अशोक ने इनका निर्माण करवाया ही क्यों। और परीक्षा में एक बेहतरीन उत्तर लिखने के लिए किन तर्कों का उपयोग किया जाना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि बीपीएससी मुख्य परीक्षा के नजरिए से देखें तो मौर्य कला एक ऐसा विषय है जहां से अक्सर विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं ना। जी बिल्कुल, सिर्फ ये रट लेना कि अशोक के स्तंभ थे, अब वो काम नहीं आता।
उस क्यों और कैसे की गहराई में जाना बहुत जरूरी है। ये कोई आम सजावटी खंभे नहीं थे, ये एक विशाल साम्राज्य के बहुत ही सोचे समझे वैचारिक और राजनीतिक उपकरण थे। तो उस क्यों से ही बात शुरू करते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके अनुसार अशोक ने इन भारी भरकम स्तंभों का निर्माण मुख्य रूप से बुद्ध के जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों को चिन्हित करने के लिए करवाया था। हाँ, या फिर किसी महान घटना के उपलक्ष्य में। जी, और इन पर धम्म के प्रचार से जुड़े लेख या अशोक के शासनादेश उकेरे गए थे। पर मुझे जो सबसे दिलचस्प बात लगती है वो ये है कि ये सभी स्तंभ स्वतंत्र रूप से खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। बिल्कुल, इन्हें किसी महल या मंदिर के अंदर बंद करके नहीं रखा गया। तो क्या हम इन्हें मौर्य साम्राज्य के विशाल सरकारी सूचना बोर्ड मान सकते हैं? मतलब जैसे आज के प्राचीन होर्डिंग्स होते हैं जिन्हें व्यापारिक मार्गों पर इसलिए रखा गया ताकि हर गुजरने वाला उन्हें देख सके। ये प्राचीन होर्डिंग्स वाली एनालॉजी काफी हद तक सही है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कला का इस्तेमाल राज्य के संचार और कूटनीति के लिए किया गया। बहुत ही चतुराई से। बिल्कुल, खुले आसमान के नीचे इन स्तंभों का होना कोई संयोग नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। मुख्य परीक्षा में ना ये एक बहुत ही मजबूत तार्किक बिंदु बनता है कि मौर्यकालीन कला केवल सजावट नहीं थी बल्कि सत्ता की उपस्थिति दर्ज कराने का एक टूल थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हम व्यवहारिक रूप से सोचें तो 2000 साल पहले साक्षरता दर तो न के बराबर रही होगी। हाँ, वो तो है। तो अगर साम्राज्य के 90% से ज्यादा जनता ब्राह्मी लिपि पढ़ ही नहीं सकती थी तो ऐसे में इन विशाल पत्थर के होर्डिंग्स पर शासनादेश लिखवाने का क्या फायदा? क्या ये महज पैसे और समय की बर्बादी नहीं थी? ये बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर ना मौर्य प्रशासन की असली समझ सामने आती है। अच्छा, अशोक को भी ये पता था कि आम जनता ऐसे पढ़ नहीं पाएगी। अच्छा, तो फिर समाधान क्या था? समाधान ये था कि इन स्तंभों के पास साम्राज्य के अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जिन्हें धम्म महामात्रा कहा जाता था, या फिर बौद्ध भिक्षु होते थे। ओह, तो वो लोग पढ़कर सुनाते थे? जी बिल्कुल, उनका काम था इन स्तंभों पर लिखे संदेशों को आम बोलचाल की भाषा में यानी प्राकृत में जनता को बोलकर सुनाना। अरे वाह! इसके अलावा स्तंभ का विशाल आकार और उसकी चमक ही अपने आप में एक संदेश थी। मतलब बिना पढ़े ही सत्ता का एहसास हो जाना। सही कहा। भले ही कोई किसान उस पर लिखी लिपि न पढ़ सके, लेकिन 50 फीट ऊंचे चमकते हुए पत्थर को देखकर उसे ये एहसास जरूर हो जाता था कि राज्य की सत्ता और कानून यहाँ तक मौजूद है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव था। यानी टेक्स्ट से ज्यादा उस संरचना का ऑरा काम कर रहा था। ये वाकई मास कम्युनिकेशन का एक बहुत ही उन्नत स्तर है। बिल्कुल। अब इस संवाद के तरीके को समझने के बाद स्रोतों में इन स्तंभों का जो तकनीकी वर्गीकरण दिया गया है उस पर आते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है ना? लिपि स्तंभ और सादा स्तंभ। हाँ, लिपि स्तंभ वो हैं जिन पर धम्म से जुड़ी लिपियां खुदी हैं और सादा स्तंभ बिल्कुल सामान्य हैं जिन पर कोई लेख नहीं है। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब लगती है। इतनी मेहनत से 50 टन का पत्थर तराशा, उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर ले गए और फिर उसे सादा छोड़ दिया। क्या उनका उद्देश्य केवल रास्ता दिखाना था या उनका निर्माण बीच में ही रुक गया था? देखिए, सादे स्तंभों के पीछे का सटीक उद्देश्य इतिहासकारों के बीच हमेशा से एक दिलचस्प पहेली रहा है। हाँ। बसाड़ और कोसम जैसी जगहों से जो सादे स्तंभ मिले हैं ना, हाँ, उनके बारे में ये माना जाता है कि शायद वे किसी ऐसी विशाल लकड़ी की इमारत या हॉल का हिस्सा रहे होंगे जो समय के साथ नष्ट हो गई और अब केवल पत्थर के स्तंभ बचे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है। या फिर वे केवल भौगोलिक सीमाओं को चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए हों। लेकिन परीक्षा के नजरिए से इस वर्गीकरण का एक बहुत ही व्यवहारिक लाभ है। वो कैसे? जब उत्तर पुस्तिका में इस तरह का स्पष्ट वर्गीकरण किया जाता है, एक तरफ लिपे स्तंभ और दूसरी तरफ सादा स्तंभ, तो परीक्षक को यह संदेश जाता है कि छात्र की विषय की समझ बहुत गहरी है। मतलब जानकारी को केवल डंप नहीं किया जा रहा है बल्कि उसे तार्किक रूप से स्ट्रक्चर किया जा रहा है। बिल्कुल सही। स्ट्रक्चर करने की बात तो ठीक है, लेकिन मुख्य परीक्षा के दबाव में इन सभी स्थानों के नाम याद रखना एक अलग ही चुनौती है। मुझे ही देख लीजिए, लिपि स्तंभों के स्थानों में से मुझे दिल्ली, मेरठ, सारनाथ और सांची तो याद रहते हैं, लेकिन चौथा नाम हमेशा दिमाग से निकल जाता है। और वो चौथा नाम है रामपुरवा। हाँ, रामपुरवा। परीक्षा के उस तनाव भरे माहौल के लिए ना एक छोटी सी रिवीजन ट्रिक या निमोनिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। लिपि स्तंभों के स्थानों को याद रखने के लिए DSSR का सूत्र बहुत काम आता है। DSSR? जी, D से दिल्ली मेरठ, S से सारनाथ, दूसरे S से सांची और R से रामपुरवा। अरे वाह, ये DSSR वाली ट्रिक वाकई काम की है। इसे सोचने में वक्त बर्बाद नहीं होगा। बिल्कुल। और BPSC जैसी परीक्षाओं में जहां हर मिनट कीमती है, ये कुछ सेकंड्स भी बड़ा अंतर पैदा करते हैं। सही बात है। जब उत्तर में DSSR वाले स्थानों का जिक्र लिपि स्तंभों के साथ और बसाड़ कोसम का जिक्र सादा स्तंभों के साथ होता है, तो उत्तर अपने आप ही बहुत शोधपूर्ण दिखने लगता है। अब इन स्तंभों के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो मौर्य कला का सबसे आकर्षक पहलू है।
मतलब इन स्तंभों का सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसे शीर्ष या कैपिटल कहा जाता है। हाँ, वो तो मौर्य कला की पहचान है। स्रोतों के अनुसार स्तंभों के शीर्ष पर फल यानी एबिकस के ऊपर विभिन्न पशु आकृतियां बनी है। रामपुरवा के स्तंभ पर एक नटवा बैल ललित मुद्रा में खड़ा है जो बहुत ही जीवंत है। लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ पर एक सिंह शांत भाव से बैठा है। लेकिन इन सब में जो सबसे मशहूर है और जिस पर परीक्षा में अलग से टिप्पणी या निबंध लिखने को आ सकता है, वो है सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ के सिंह शीर्ष की महत्ता बहुत व्यापक है। ये केवल मौर्यकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण नहीं है, बल्कि आज यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। अगर इसकी संरचना को डिकोड किया जाए तो इसकी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेरों की प्रतिमाएं हैं, जो चारों दिशाओं में पीठ सटाकर बैठे हैं। जी। और उस वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड और हिरण जैसी आकृतियां गतिमान मुद्रा में उकेरी गई हैं। ये जानवर दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। ये स्तंभ बुद्ध के जीवन की घटना धम्म चक्र प्रवर्तन का मानक प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, इन विशिष्ट जानवरों का ही चुनाव क्यों किया गया? दहाड़ते हुए शेर और वेदी के नीचे वो दौड़ते हुए घोड़े या सांड, क्या ये केवल कलात्मक सुंदरता के लिए थे या गति और शक्ति का कोई गूढ़ संदेश दे रहे थे? देखिए, अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो प्राचीन भारतीय कला में कोई भी प्रतीक महज सजावट के लिए नहीं उकेरा जाता था। हर बारीकी के पीछे एक गहरा दर्शन होता था। जो 4 दहाड़ते हुए शेर चारों दिशाओं में देख रहे हैं ना, वो एक चक्रवर्ती सम्राट की शक्ति का प्रतीक है, जिसका शासन और प्रभाव चारों दिशाओं में फैल रहा है। अच्छा। साथ ही बौद्ध दर्शन में शेर को बुद्ध का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वे शाक्य मुनि थे और उनके उपदेशों को सिंहनाद कहा गया था। और वो जो नीचे वेदी पर गतिमान जानवर हैं। हाँ, अब उनकी बात करते हैं। ये जानवर जैसे दौड़ता हुआ घोड़ा, शक्तिशाली सांड या छलांग लगाता हिरण, ये सब ब्रह्मांड की निरंतर गति, समय के चक्र और जीवन की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाप रे, इतना गहरा अर्थ। बिल्कुल। ये धम्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म के पहिए के लगातार घूमने का एक विजुअल मैकेनिज्म है। पत्थर में गति दिखाना मूर्तिकार की सबसे बड़ी सफलता थी। पत्थर जैसी कठोर और स्थिर चीज में निरंतर गति का एहसास कराना, ये सच में बहुत अद्भुत है। और जो छात्र इस विषय को गहराई से समझ रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। निबंध लिखते समय सारनाथ के स्तंभ को केवल एक उदाहरण के रूप में नहीं, बल्कि एक निष्कर्ष के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मतलब कंक्लूजन के तौर पर। जी, ये लिखा जा सकता है कि कैसे सारनाथ का ये सिंह शीर्ष केवल एक राजवंश की उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये भारत के ऐतिहासिक पटल पर एक ऐसी अमिट छाप है जिसे आधुनिक भारत ने अपने सबसे बड़े प्रतीक के रूप में अपनाया है। एक मजबूत निष्कर्ष तो पूरे उत्तर की दिशा ही तय कर देता है, लेकिन एक उत्कृष्ट उत्तर केवल दर्शन तक सीमित नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं। बीपीएससी के पैटर्न में वास्तुकला की तकनीकी बारीकियों को शामिल करना भी बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं उस पहलू पर जो सबसे ज्यादा हैरान करता है, इनकी संरचनात्मक इंजीनियरिंग। हाँ, इंजीनियरिंग वाला भाग बहुत दिलचस्प है। ये स्तंभ चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। इनकी ऊंचाई 35 से 50 फीट और वजन लगभग 50 टन है। और सबसे बड़ी बात, ये एकाश्म या मोनोलिथिक है। इन्हें अलग अलग पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही विशाल पत्थर से तराशा गया है। ये नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए हैं। जी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। बिना किसी आधुनिक क्रेन, ट्रक या हाइड्रोलिक मशीन के 50 टन के पत्थर को खदान से निकालना और उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाना कैसे संभव हुआ? यही वो कैसे है जो इंजीनियरिंग के चमत्कार को परिभाषित करता है। देखिए, 50 टन के पत्थर को जमीन पर खींचकर ले जाना तो लगभग नामुमकिन था। हाँ, पहिए भी उस समय इतने मजबूत नहीं रहे होंगे। बिल्कुल। इसीलिए मौर्यकालीन इंजीनियरों ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला, जलमार्ग। मतलब नदियों के रास्ते। हाँ, उन्होंने गंगा और उसकी सहायक नदियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया। खदानों से पत्थरों को काटकर उन्हें विशेष रूप से तैयार किए गए विशाल और मजबूत लकड़ी के बेड़ों पर लादा जाता था। लकड़ी के बेड़े? लेकिन 50 टन का वजन तो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए संभवतः मानसून का इंतजार किया जाता था, जब नदियों का जलस्तर सबसे ऊंचा होता था, ताकि भारी वजन के बावजूद बेड़े आसानी से तैर सकें। पानी के बहाव के साथ पत्थरों को सारनाथ, सांची या बिहार के सुदूर इलाकों तक पहुंचाया गया। ये तो वाकई अद्भुत है। नदियों का इस्तेमाल करके प्रकृति की ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। सही कहा। और इनकी एक और खासियत जो स्रोतों में बार बार आती है, वो है इनकी पॉलिश, जिसे ओप कहा जाता है। हाँ, ओप पॉलिश। इस पॉलिश ने बलुआ पत्थर पर शीशे जैसी चमक ला दी, जो आज भी बरकरार है। ये ओप पॉलिश आखिर काम कैसे करती थी? ओप पॉलिश का मैकेनिज्म भी अपने आप में एक विज्ञान था। ये कोई आज के जमाने का केमिकल पेंट नहीं था। माना जाता है कि बलुआ पत्थर की सतह को अत्यधिक चिकना करने के लिए उसे गोमेद जैसे कठोर पत्थरों से हफ्तों तक लगातार रगड़ा जाता था। हफ्तों तक? सिर्फ रगड़ना? जी। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक सिद्धांतों के अनुसार विशेष पौधों के रस या रेजिन का उपयोग करके पत्थर के छिद्रों को भरा जाता था और फिर उसे इतनी गहराई से बफ किया जाता था कि पत्थर के अंदर के प्राकृतिक कण ही चमकने लगते थे। ये तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है ना? दुख की बात यह है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही ये पॉलिश करने की तकनीक भी हमेशा के लिए लुप्त हो गई।
गोमित पत्थर से हफ्तों तक रगड़ना, ये अथाह धैर्य और कौशल का काम था। बिल्कुल। अब जब हम इन संरचनात्मक विशेषताओं की बात कर ही रहे हैं, तो इसके डायग्राम या आरेख के हिस्सों को क्रमानुसार देखना भी जरूरी है। हाँ, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे नीचे तना है, जो ऊपर की ओर पतला होता है। उसके ऊपर मेखला है, फिर एक उल्टा कमल जो घंटी के आकार का दिखता है। उसके ऊपर कंठ है, फिर एक चौकी, और सबसे अंत में भव्य पशु आकृति। जब परीक्षा हॉल में समय खत्म हो रहा हो तो इन सब तकनीकी शब्दों को पैराग्राफ में समझाना काफी समय ले सकता है ना। और यहीं पर परीक्षा की रणनीति काम आती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम अपने ज्ञान को परीक्षा में कितनी चतुराई से प्रस्तुत करते हैं। तो क्या करना चाहिए? लंबे चौड़े पैराग्राफ लिखने के बजाय यदि परीक्षा में इन संरचनात्मक भागों का, यानी तना, उल्टा कमल, कंठ, चौकी और पशु आकृति का एक सरल और साफ चित्र बना दिया जाए तो ये गेम चेंजर साबित होता है। यानी शब्दों की जगह एक स्पष्ट विजुअल का इस्तेमाल करना। बिल्कुल। चित्र बनाकर उसके बगल में एरो लगाकर इन हिस्सों के नाम लिख देने से बहुत सारा कीमती समय बचता है। और परीक्षक को भी आसानी होती होगी समझने में। हाँ, ये परीक्षक को एक ही नजर में बता देता है कि कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। एक अच्छा डायग्राम उत्तर को नीरस होने से बचाता है और मार्क्स बढ़ाने में सीधा योगदान देता है। मुख्य परीक्षा में ज्ञान के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक के ये एकाश्म स्तंभ केवल शासनादेशों को जनता तक पहुंचाने का माध्यम नहीं थे। जी नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा थे। ये मौर्यकालीन कला की भव्यता, इंजीनियरिंग की उस उत्कृष्टता, जैसे नदियों के जरिए 50 टन के पत्थरों का परिवहन, और वो रहस्यमयी ओपॉलिश और बेजोड़ कूटनीतिक कौशल के जीते जागते प्रमाण थे। बिल्कुल सही। साथ ही बीपीएससी जैसी परीक्षा में सफल होने के लिए तथ्यों के पीछे के क्यों और कैसे को समझना, डीएसआर जैसी ट्रिक्स का उपयोग करना और डायग्राम के जरिए उत्तर को प्रभावी बनाना कितना जरूरी है, ये भी आज के विश्लेषण से साफ हो गया है। इतिहास को जब विश्लेषणात्मक नजरिए से देखा जाता है ना, तो वो सिर्फ अतीत नहीं रहता बल्कि तार्किक क्षमता दिखाने का एक सशक्त माध्यम बन जाता है। बिल्कुल। इन स्तंभों का अध्ययन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसी के साथ इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले छात्रों के लिए एक विचार पर गौर करने वाली बात है। जी बिल्कुल, बताइए। आज की हमारी ये आधुनिक सभ्यता कंक्रीट, कांच और स्टील से बनी है, लेकिन अगर किसी कारणवश ये सब कुछ विलुप्त हो जाए तो क्या हमारी कोई भी ऐसी संरचना होगी जो हजारों साल बाद भी बिना किसी छत के खुले आसमान के नीचे अपनी पूरी चमक के साथ सीना ताने खड़ी रह सके? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या कोई ऐसा ढांचा बचेगा जो भविष्य की पीढ़ियों को हमारी कहानी उतनी ही मजबूती से बयां कर सके जितनी दृढ़ता से अशोक के ये स्तंभ आज भी कर रहे हैं? इस विचार के साथ अपनी पढ़ाई और चिंतन जारी रखें। आज से लगभग 2300 साल पहले की बात है। बिना किसी आधुनिक मशीन के, बिना बिजली या डायनामाइट के, कठोर ग्रेनाइट की चट्टानों को काटकर एक पूरी गुफा बना दी जाती है। और वो भी इतनी सफाई से। बिल्कुल। और सिर्फ काटा ही नहीं जाता, उस गुफा के अंदर की दीवारों को इतने बेहतरीन तरीके से रगड़ा जाता है कि मतलब वो शीशे की तरह चमकने लगती हैं। आज के इस दौर में जहां हमारे पास लेजर कटिंग और 3D प्रिंटिंग है, हम इस तरह की मिरर पॉलिश देखकर हैरान रह जाते हैं। सही कहा। प्राचीन भारत के कारीगरों ने इसे केवल अपने हाथों और कुछ आदिम औजारों से कैसे कर दिखाया, ये सोचना ही दिमाग घुमा देता है। और देखो, ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है बल्कि एक पूरी सभ्यता के विकास की कहानी है। जब हम प्राचीन भारतीय वास्तुकला की बात करते हैं ना, तो अक्सर हम सिर्फ मंदिरों या महलों तक सीमित रह जाते हैं। हाँ, वो सबसे ज्यादा दिखते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो स्रोत आज हमारे सामने हैं इस गहन चर्चा के लिए, वे हमें दो बहुत ही अलग और रहस्यमय संरचनाओं की ओर ले जाते हैं, स्तूप और गुहा विहार यानी गुफा मठ। इस विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य है इन जटिल संरचनाओं के पीछे के विज्ञान, राजनीति और आदा आस्था को डिकोड करना, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इतिहास सिर्फ तारीखों का पुलिंदा नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी एक टाइमलाइन को समझना जरूरी है। बिल्कुल। हमें इन तथ्यों को क्रमानुसार समझना होगा ताकि उत्तर पुस्तिकाओं में रटे रटाए जवाबों के बजाय एक मजबूत तार्किक निबंध लिखा जा सके। तो चलिए फिर इस ऐतिहासिक टाइम मशीन में बैठते हैं और शुरुआत से शुरू करते हैं। मिट्टी के एक साधारण से ढेर से लेकर दुनिया के सबसे भव्य स्मारकों तक का ये सफर कैसे तय हुआ? ये बहुत ही दिलचस्प सफर है। हाँ, मतलब जब हम स्तूप शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत बौद्ध धर्म की छवि उभरती है, लेकिन स्रोतों को गहराई से खंगालने पर एक बहुत ही अजीब बात पता चलती है। इसका शाब्दिक अर्थ सिर्फ ढेर है। पाली ग्रंथों में इसके लिए थू या थूप शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो क्या स्तूप की अवधारणा सच में बौद्ध धर्म के साथ ही शुरू हुई थी? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि स्तूपों का निर्माण मौर्य काल या बौद्ध धर्म के साथ शुरू हुआ,
लेकिन सच्चाई ये है कि ये वास्तुकला मौर्य काल से काफी पहले से भारत में मौजूद थी। अच्छा, मौर्य काल से भी पहले? हाँ, प्राचीन काल में जब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसके अवशेषों के ऊपर मिट्टी या पत्थरों का एक टीला बना दिया जाता था। यह एक तरह का स्मारक था। एक मेमोरियल की तरह? बिल्कुल। लेकिन ये जरूर है कि सम्राट अशोक के शासनकाल में यह कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु के बाद इस पुरानी परंपरा ने एक नया और बहुत ही पवित्र रूप ले लिया। पवित्रता की बात करें तो स्रोतों में एक बहुत ही विशिष्ट घटना का जिक्र है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद कुल 9 स्तूप बनवाए गए। हाँ, वो 9 स्थान राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, पावा, कुसिनारा, बेचदीप या वेठदीप और पिप्पलविन। अब एक विद्यार्थी के नजरिए से सोचें, जिस पर परीक्षा का भारी दबाव है, तो इन 9 स्थानों को क्रमानुसार और तार्किकता के साथ याद रखना तो एक बुरा सपना लग सकता है। यहीं पर चीजों को विश्लेषणात्मक तरीके से देखने की जरूरत होती है। इसे रटने के बजाय 8+1 यानी 8 और 1 के फॉर्मूले से समझना चाहिए। 8+1 ये कैसे काम करता है? देखो, बुद्ध के अवशेषों को 8 हिस्सों में बांटा गया था, तो उन 8 स्थान पर जो स्तूप बने उनमें बुद्ध के वास्तविक शारीरिक अवशेष रखे गए। लेकिन वो 9वां स्तूप वो सबसे अलग था। पिप्पलीवन वाला? हाँ, पिप्पलीवन का वो 9वां स्तूप उस बर्तन के ऊपर बनाया गया था जिसमें मूल रूप से उन सभी अवशेषों को इकट्ठा किया गया था। रुको, एक खाली बर्तन के लिए इतना विशाल स्मारक? ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। ये एक तरह से उस माध्यम की पूजा है जिसने पवित्रता को धारण किया। बिल्कुल, और परीक्षा के नजरिए से ये खाली बर्तन वाला तथ्य एक शानदार मेमोरी हुक है। जब मुख्य परीक्षा में प्राचीन इतिहास पर निबंध लिखा जाता है तो इस 8+1 के गणित को समझाना परीक्षक को ये संदेश देता है कि उम्मीदवार की वैचारिक समझ बहुत गहरी है। एक मजबूत इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, मौर्य पूर्व के मिट्टी के टीलों से लेकर बुद्ध के अवशेषों वाले इन प्रारंभिक स्तूपों तक के सफर को एक पैराग्राफ में समेटना एक बेहतरीन उत्तर की निशानी है। तो ये बात हुई इतिहास और उसकी उत्पत्ति की, लेकिन ये वास्तुकला जमीन पर कैसे उतरी, इसकी इंजीनियरिंग क्या थी, ये समझना और भी रोमांचक है। जब हम इन संरचनाओं के भौतिक विकास की बात करते हैं तो सांची का स्तूप एक ऐसा उदाहरण है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसे समझने के लिए हमें एक इंजीनियर की तरह सोचना होगा। चलिए इसे डिकोड करते हैं। हाँ, नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। सबसे पहले आता है वेदिका या रेलिंग, जो पूरे चबूतरे के चारों ओर घूमने के पथ को घेरती है। लेकिन स्रोतों में एक अजीब बात लिखी है। सांची में अशोक के समय ये वेदिका लकड़ी की थी, बाद में इसे पत्थर का कर दिया गया। लकड़ी का इस्तेमाल क्यों? क्या उस समय पत्थर तराशने की तकनीक नहीं थी? तकनीक तो थी, लेकिन वास्तुकला का विकास हमेशा उपलब्ध संसाधनों और कारीगरों की तत्कालीन महारत पर निर्भर करता है। अच्छा। अशोक के समय में जो कारीगर थे वे पीढ़ियों से लकड़ी पर काम करने के आदी थे, इसलिए शुरुआती वेदिका लकड़ी की बनी। लेकिन लकड़ी समय की मार, दीमक और मौसम को नहीं झेल सकती। हाँ, वो खराब हो जाएगी। बिल्कुल, इसलिए बाद में जब शुंग वंश का शासन आया तो शासक पुष्यमित्र शुंग ने इस लकड़ी की वेदिका को हटाकर पत्थर की वेदिका बनवा दी। ये स्थायित्व की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रमण है, एक बड़ा ट्रांजिशन। और इसी वेदिका में प्रवेश करने के लिए जो 4 मुख्य द्वार बनाए गए उन्हें तोरण कहा गया। स्रोतों के अनुसार इन तोरणों पर सातवाहन काल में नक्काशी की गई। हाँ, बहुत ही बारीक नक्काशी। इन पर हाथी, घोड़े और मानव मूर्तियां उकेरी गई हैं। वेदिका और चबूतरे के बीच जो परिक्रमा का रास्ता है वो प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि एक ही स्मारक पर अलग अलग समय के राजा काम कर रहे हैं। अशोक ने ईंटें रखी, शुंग ने पत्थर की वेदिका बनाई और सातवाहनों ने तोरणों को सजाया। इसे वास्तुकला की भाषा में सहयोगात्मक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट कहा जा सकता है। हाँ। एक कोलैबोरेटिव वर्क। ये कोई रातों रात बनी इमारत नहीं थी, ये सदियों तक चलने वाला एक क्रमिक विकास था। बीबीएससी मुख्य परीक्षा में भारतीय कला के निरंतर विकास पर निबंध लिखते समय इन 3 राजवंशों मौर्य, शुंग और सातवाहन के योगदान को एक मजबूत तर्क के रूप में पिरोना चाहिए। ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। हाँ, ये सिद्ध करता है कि राजवंश बदलते रहे, राजा बदलते रहे, लेकिन कला को संरक्षण मिलता रहा। ये तर्क वाकई निबंध को बहुत वजनदार बना देगा। चलिए अब संरचना में थोड़ा ऊपर चलते हैं। चबूतरे के ऊपर एक अर्धवृत्ताकार संरचना है जिसे मेधी कहते हैं, और उसके ऊपर है वो मुख्य गुंबद जिसे अंड कहा जाता है। यहाँ इंजीनियरिंग का एक ऐसा पहलू है जो मुझे थोड़ा भ्रमित करता है। स्रोतों में स्पष्ट लिखा है कि इस अंड के अंदर कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ था और बाहर पक्की ईंटों का। ऐसा क्यों? क्या ये पैसे बचाने का तरीका था? कच्ची ईंटें तो पूरी संरचना को कमजोर कर सकती थीं। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक बहुत ही चतुर तरीका था। ये पैसे बचाने के लिए नहीं था, बल्कि संरचना को भूकंप और मौसम से बचाने के लिए था। भूकंप से? वो कैसे? चाहता कि अपने ही वजन से ढह सकता था।
कच्ची ईंटें हल्की होती हैं और झटके या दबाव को सोखने की मतलब शॉक एब्जॉर्प्शन की क्षमता रखती हैं। ओहो। वहीं बाहर की तरफ लगी पक्की ईंटें एक मजबूत वाटरप्रूफ शेल का काम करती थीं, जो अंदर की कच्ची ईंटों को बारिश से बचाती थीं। ये भार वितरण या वेट डिस्ट्रीब्यूशन का कमाल था। क्या बात है, मतलब अंदर से लचीलापन और बाहर से मजबूती, ये तो आज की आधुनिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों से भी पूरी तरह मेल खाता है। खैर, इस अंड के ऊपर स्तूप का सबसे पवित्र हिस्सा आता है, हर्मिका। हाँ, वो पेटी जैसी संरचना। बिल्कुल, जहां वे पवित्र अवशेष रखे जाते थे। और इस हर्मिका के ठीक बीचों बीच 3 छतरियां लगी होती हैं, जिन्हें छत्र कहते हैं। ये छतरियां सिर्फ सजावट तो नहीं हो सकती। वास्तुकला में कोई भी चीज सिर्फ सजावट नहीं होती, हर चीज का एक प्रतीकवाद होता है। जी। ये 3 छत्र बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत या भावनाओं को दर्शाते हैं: श्रद्धा, सम्मान और उदारता। श्रद्धा, सम्मान और उदारता। हाँ, और परीक्षा के तनाव में इन तीनों को क्रम से याद रखने के लिए एक छोटा सा शॉर्ट कोड इस्तेमाल किया जा सकता है, श्र-स-उ। श्र-स-उ, अच्छा। ये छोटी छोटी तरकीबें मुख्य परीक्षा में तेजी से तथ्य लिखने में बहुत मदद करती हैं। ये श्र-स-उ वाला कोड बहुत काम आएगा। अब तक हमने ये समझा कि स्तूप कैसे बनते थे और उनकी भौतिक संरचना क्या थी, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो पता चलता है कि हर स्तूप एक ही सांचे या मतलब एक ही मकसद से नहीं बना था। बिल्कुल नहीं। उद्देश्यों के आधार पर इनके सिद्धांतों को सरल किया जाए तो इन्हें 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है शारीरिक स्तूप। ये सबसे प्राथमिक प्रकार है। शारीरिक स्तूप वे हैं जिनमें महात्मा बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों के शरीर के वास्तविक अवशेष जैसे अस्थियां या दांत रखे जाते थे। सांची का स्तूप मूल रूप से इसी श्रेणी में आता है। दूसरा प्रकार है पारिभौतिक स्तूप। इसमें वो वस्तुएं रखी जाती थीं जिनका उपयोग बुद्ध ने अपने जीवन काल में किया था, जैसे उनका भिक्षा पात्र, उनकी चरण पादुकाएं या उनका आसन। मुझे यह किसी आधुनिक संग्रहालय या म्यूजियम की तरह लगता है, जैसे आज हम किसी महान ऐतिहासिक हस्ती की कलम या चश्मे को शीशे के बक्से में सुरक्षित रखते हैं। ये तुलना एकदम सटीक है। लोग अवशेषों के साथ साथ उन वस्तुओं से भी जुड़ाव महसूस करते थे जिन्होंने बुद्ध के स्पर्श को महसूस किया था। बिल्कुल। तीसरा प्रकार है उद्देशिका स्तूप। यह प्रकार पिछले दोनों से अलग है क्योंकि इसमें कोई भौतिक वस्तु नहीं होती। ये स्तूप उन स्थानों पर बनाए गए जो बुद्ध के जीवन की घटनाओं से जुड़े थे, जैसे जहां उन्होंने उपदेश दिया। हाँ, जहां जन्म लिया, उपदेश दिया या जिन रास्तों से वे गुजरे। ये स्थान की स्मृति को सहेजने का मतलब स्पेशल मेमोरी को सुरक्षित रखने का तरीका था। और चौथा प्रकार है संकल्पित स्तूप। स्रोतों के अनुसार ये आकार में काफी छोटे होते थे। इनका निर्माण किसी अवशेष या स्थान के कारण नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से पूजा या मन्नत पूरी होने पर श्रद्धा प्रकट करने के लिए किया जाता था। जैसे आज लोग मन्नत पूरी होने पर मंदिरों में छोटी घंटियां बांधते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ विद्यार्थियों के लिए एक रणनीतिक सलाह है। बताइए। जब मुख्य परीक्षा में स्तूपों के प्रकार पर प्रश्न आए तो इन चारों प्रकारों को लंबे लंबे पैराग्राफ में लिखने से बचना चाहिए। इसके बजाय एक स्पष्ट फ्लो चार्ट बनाना चाहिए। फ्लो चार्ट? हाँ, बीच में स्तूप के प्रकार लिखें और 4 शाखाएं निकाल के इन चारों को उदाहरण सहित दर्शाएं। टाइम मैनेजमेंट के लिए ब्रह्मास्त्र है और ये परीक्षक को तुरंत दिखा देता है कि वैचारिक स्पष्टता कितनी अच्छी है। यह एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। टाइम भी बचेगा और इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा। चलिए अब इस स्थापत्य कला के सफर में एक नया मोड़ लाते हैं। स्तूप तो आस्था, पूजा और स्मृति के केंद्र बन गए, लेकिन जो बौद्ध भिक्षु अपना जीवन धर्म के प्रचार प्रसार में लगा चुके थे, उन्हें भी तो रहने के लिए जगह चाहिए थी। बारिश या कड़ाके की ठंड में वे स्तूपों के आसपास खुले में नहीं रह सकते थे। इसी भौतिक आवश्यकता ने वास्तुकला की एक नई शाखा को जन्म दिया, गुहा विहार यानी केव आर्किटेक्चर। स्मारकों से लेकर मठों तक का यह सफर बहुत कुछ कहता है। वास्तुकला हमेशा मानवीय जरूरतों का जवाब देती है। भिक्षुओं को ध्यान लगाने के लिए एकांत और मौसम से बचने के लिए सुरक्षा चाहिए थी, इसलिए विशाल चट्टानों को काटकर गुहा विहारों का निर्माण शुरू हुआ। बिहार में स्थित बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियां इसका सबसे शानदार उदाहरण है। हाँ, बराबर की पहाड़ियां। मौर्य सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ के समय में इन पहाड़ियों को काटकर आवास बनाए गए। यहाँ स्रोतों में एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य छुपा है। अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था और जो बौद्ध धर्म के इतने बड़े प्रचारक बन गए थे, उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के लिए नहीं बल्कि आजीवकों के लिए बनवाई थी। बिल्कुल। आजीवक तो एक बिल्कुल ही अलग संप्रदाय था जिनके विचार बौद्ध धर्म से काफी अलग थे। एक राजा अपने खजाने से अपने वैचारिक प्रतिद्वंदियों के लिए घर क्यों बनवाएगा? यही वो जगह है जहां इतिहास सिर्फ तारीखों से उठकर राजनीति विज्ञान यानी स्टेट क्राफ्ट बन जाता है। आजीवक संप्रदाय नियतिवाद या फेटलिज्म में विश्वास करता था, जो बौद्धों के कर्म सिद्धांत के एकदम विपरीत था। बिल्कुल विपरीत। फिर भी अशोक का उनके लिए गुफाएं बनवाना प्राचीन भारत में धार्मिक सहिष्णुता का एक अद्वितीय उदाहरण है। ये दिखाता है कि एक शासक के तौर पर अशोक अपने व्यक्तिगत धर्म को राज्य की नीतियों पर हावी नहीं होने दे रहे थे। ये तो बहुत गहरी बात है। मुख्य परीक्षा के निबंधों में जब भी मौर्य प्रशासन या भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जड़ों पर सवाल आए तो आजीवकों के लिए बनवाई गई इन गुफाओं का जिक्र एक अकाट्य तर्क के रूप में किया जाना चाहिए।
ये परिप्रेक्ष्य चीजों को देखने का नजरिया बदल देता है। अब अगर हम इन गुफाओं के अंदर झांकें तो वास्तुकला के कुछ और रहस्य खुलते हैं। सुदामा गुफा का जिक्र सबसे पहले आता है। इसमें 2 कोष्ठ या चैम्बर्स हैं और इसकी छत गोलाकार है। लेकिन असली प्रयोगशीलता लोमश ऋषि गुफा में देखने को मिलती है। हाँ, लोमश ऋषि गुफा का लेआउट सुदामा गुफा जैसा ही है, लेकिन इसका जो आंतरिक कोष्ठ है, जो इनर चेंबर है, वो चौकोर या वर्गाकार नहीं है। तो कैसा है? वो अंडाकार या ओवल शेप का है। और ये कोई डिजाइन की गलती नहीं थी। अंडाकार आकार चट्टान के भारी वजन को ज्यादा अच्छे से बांटता है, जिससे गुफा के धंसने का खतरा कम हो जाता है। ये मौर्यकालीन इंजीनियरों की लोड बेयरिंग कैपेसिटी की गहरी समझ को दर्शाता है। और दूसरा मुखमंडप। लेकिन वास्तुकला, आकार और इंजीनियरिंग से परे वो एक चीज जिसने मुझे शो की शुरुआत में भी हैरान किया था और अब भी कर रही है, वो है इनकी पॉलिश। वो शीशे जैसी पॉलिश? हाँ, सुदामा और लोमश ऋषि दोनों गुफाओं की अंदरूनी दीवारों और छतों पर शीशे के समान चमकीली पॉलिश है। बिना आधुनिक ग्राइंडर्स के कठोर ग्रेनाइट को इतना चिकना कैसे किया गया? ये मौर्यकालीन कारीगरों की वो गुप्त तकनीक थी जो आज भी दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बनी हुई है। माना जाता है कि पीढ़ियों तक कारीगरों ने नदी की विशेष बालू, जानवरों की खाल और कुछ विशेष प्रकार के पत्थरों से इन चट्टानों को लगातार रगड़ा होगा। बाप रे, कितना शारीरिक श्रम लगा होगा। हाँ, लेकिन ये केवल शारीरिक श्रम नहीं था, बल्कि पत्थरों की रासायनिक संरचना की गहरी समझ थी। ये शीशे जैसी पॉलिश मौर्य वास्तुकला का सबसे बड़ा हस्ताक्षर है, एक सिग्नेचर मार्क। बीपीएससी की कॉपी में मौर्य कला पर लिखते समय इस शब्द को अंडरलाइन करना कभी नहीं भूलना चाहिए। यह पॉलिश न केवल रोशनी को गुफा के अंदर परावर्तित करती थी, बल्कि ये उस काल की उन्नत तकनीक का एक पुख्ता प्रमाण भी है। इस पूरी चर्चा ने वास्तुकला को देखने का हमारा चश्मा ही बदल दिया है। जो सफर मिट्टी के एक साधारण ढेर से शुरू हुआ था, वो इंजीनियरिंग के चमत्कारों, राजनीतिक सहिष्णुता और शीशे जैसी पॉलिश वाली गुफाओं तक आ पहुंचा। और मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए यही सबसे बड़ा सबक है। जब आप इन तथ्यों को, चाहे वो 8+1 स्तूप हों, सांची का सहयोगात्मक निर्माण हो या आजीविकों के लिए बनवाई गई गुफाएं हों, एक क्रमानुसार और लॉजिकल फ्लो में लिखते हैं, तो आप सिर्फ एक उत्तर नहीं दे रहे होते। बिल्कुल, आप इतिहास का एक जीवंत वृत्तांत रच रहे होते हैं, एक हिस्टोरिकल नैरेटिव। आज की इस गहन चर्चा ने हमें प्राचीन भारत की तकनीकी और सामाजिक गहराई से रूबरू कराया है। लेकिन खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम वापस उस 9वें स्तूप की ओर लौटे, पिप्पलीवन का वो स्तूप। वो खाली बर्तन वाला स्तूप? हाँ, उसमें ना तो बुद्ध की अस्थियां थीं, न उनके बाल, न ही उनका इस्तेमाल किया हुआ कोई सामान। उसमें सिर्फ वो खाली बर्तन था जिसने उन अवशेषों को कुछ समय के लिए धारण किया था। एक खाली बर्तन जिसे उसी श्रद्धा से पूजा गया जैसे खुद बुद्ध की उपस्थिति को पूजा जाता। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन समाज केवल उपस्थिति की पूजा करता था, या वे उस अनुपस्थिति या खालीपन को भी, मतलब उस वॉइड को भी उतना ही पवित्र मानते थे। एक खाली बर्तन के प्रति ये गहरी आस्था उन लोगों के प्रतीकात्मबोध और उनकी असीम श्रद्धा के बारे में बहुत कुछ कहती है। ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास की किताबों में आसानी से नहीं मिलता, बल्कि इतिहास को महसूस करने से आता है। अगले अध्ययन सत्र से पहले इस खाली बर्तन के विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। कल्पना कीजिए, आज से कोई 2500 साल पहले का समय। कोई आधुनिक मशीन नहीं है, कोई बड़ी रासायनिक प्रयोगशाला भी नहीं है। बिल्कुल, उस समय की तकनीक की बात ही अलग थी। हाँ, मतलब एक साधारण सा कुम्हार अपनी भट्टी के तापमान को इतने सटीक रूप से कंट्रोल कर रहा है कि मिट्टी के एक सामान्य से बर्तन पर एकदम शीशे जैसी चमक आ जाती है। और ये कोई ऐसी वैसी चमक नहीं है, ये आज के वैज्ञानिकों और धातु विज्ञानियों को भी अचरज में डाल देती है ना? अक्सर जब इतिहास की बात आती है तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े युद्ध या विशाल किले और राजा महाराजाओं की तस्वीरें उभरती हैं। हाँ, सत्ता के गलियारों का शोर इतना ज्यादा है कि उसमें आम इंसान की बातें दब जाती हैं। बिल्कुल। तो उस भव्यता के शोर में उन आम लोगों की खामोश कला कहीं छुप सी गई है, जिन्होंने अपने हाथों से तत्कालीन समाज का असली इतिहास गढ़ा था। सही बात है। और हमारी आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। हम उसी आम जनजीवन के इतिहास को खंगालने वाले हैं। हम प्राचीन भारतीय लोक कला के उन अद्भुत साक्ष्यों का कालक्रम के अनुसार विश्लेषण करेंगे। हाँ, जो मिट्टी और पत्थर में कैद होकर आज भी उस दौर की कहानी सुना रहे हैं। खासतौर पर जो विद्यार्थी बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत अहम है। हाँ, ये दृष्टिकोण इतिहास को समझने का सबसे प्रामाणिक तरीका भी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में विद्यार्थी केवल रटे हुए तथ्यों की सूची लिख देते हैं। हाँ, बस रटा मार के पॉइंट्स लिख दिए। बिल्कुल, लेकिन अच्छे अंक तब मिलते हैं जब उन तथ्यों के पीछे छिपे क्यों और कैसे को समाज या अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए। तो आज हम सिर्फ कलाकृतियों के नाम नहीं गिनेंगे, हम इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे कि कैसे रसोई के एक चमकदार बर्तन से शुरू हुई तकनीक ने विशालकाय पत्थर की मूर्तियों का रूप ले लिया, और अंत में वो साधारण खिलौनों के जरिए आम आदमी की भावनाओं तो कैसे पहुंची।
तो चलिए इस टाइमलाइन की शुरुआत एकदम जमीनी स्तर से करते हैं। मेरा मतलब है रसोई और रोजमर्रा की जरूरतों से। हाँ, क्योंकि किसी भी सभ्यता की कलात्मक यात्रा अक्सर वहीं से शुरू होती है। तो हमारे जो दस्तावेज हैं वो सबसे पहले जिस युग का जिक्र करते हैं वो है उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन। जिन्हें पुरातत्व की भाषा में NBPW भी कहा जाता है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। हाँ, इन बर्तनों की सबसे बड़ी खासियत इनकी बेहद चमकदार और एकदम दर्पण जैसी काली सतह थी। और मजे की बात यह है कि इनका मुख्य केंद्र मगध का हृदय स्थल था, मतलब पाटलिपुत्र और उसके आसपास का क्षेत्र। बिल्कुल। और दस्तावेज कहते हैं कि आम लोगों द्वारा इनका उपयोग दैनिक कार्यों और सजावट के लिए किया जाता था। लेकिन एक मिनट, यहां मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अजीब कैसा? हम इसे लोक कला या आम आदमी की कला कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह की चमकदार पॉलिश का जिक्र है वो तो किसी प्रीमियम डिजाइनर क्रॉकरी जैसी लगती है। हाँ, बात तो सही है। तो क्या सच में एक साधारण किसान इतने हाईटेक बर्तनों का इस्तेमाल करता होगा? मतलब ये तो मुझे उच्च वर्ग के विलासिता के साधन ज्यादा लग रहे हैं। क्या हम इसे जबरदस्ती आम आदमी से नहीं जोड़ रहे? ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन देखिए यहीं पर प्राचीन अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। अच्छा। सतही तौर पर देखने पर यह विलासिता की वस्तु लगती है, लेकिन पुरातात्विक खुदाइयों में पाटलिपुत्र के साधारण घरों के अवशेषों में भी इन बर्तनों की भारी मात्रा मिली है। भारी मात्रा में साधारण घरों में? हाँ, और इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा अर्थ है कि वो समाज एक अभूतपूर्व आर्थिक संपन्नता के दौर से गुजर रहा था। मतलब पैसा था लोगों के पास? बिल्कुल। गंगा के उपजाऊ मैदानों ने खेती में इतना सरप्लस पैदा कर दिया था कि अब समाज का हर व्यक्ति केवल खेती करने के लिए मजबूर नहीं था। हाँ, कुछ लोग अपना पूरा समय मिट्टी को पकाने की इस जटिल रासायनिक प्रक्रिया को समझने में लगा सकते थे। एकदम सही। भट्टी में ऑक्सीजन को कम करके, जिसे रिडक्शन फायरिंग कहते हैं, लोहे के कणों को एक विशिष्ट चमक देना कोई सामान्य कौशल नहीं था। तो जब एक साधारण नागरिक के घर में ऐसे बर्तन मिल रहे हैं तो ये इस बात का ठोस सबूत है कि धन केवल राजकोष में नहीं था बल्कि नीचे आम लोगों तक पहुंच रहा था। हाँ, और विद्यार्थियों के लिए यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण BPSC टिप उभर कर आती है। वो क्या? जब भी मौर्यकालीन नगरीकरण या आर्थिक संपन्नता पर निबंध लिखना हो तो केवल व्यापार मार्गों का जिक्र करना काफी नहीं है। इन काले पॉलिश वाले बर्तनों को एक मजबूत तर्क के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। ये दिखाता है कि समाज में अतिरिक्त आय थी जिससे कारीगरों को अपनी कला निखारने का समय मिल रहा था। बिल्कुल। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। अब टाइमलाइन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के छोटे बर्तनों पर चमक लाना एक बात है, लेकिन किसी कारीगर ने 7 फुट ऊंचे पत्थर को देखकर ये कैसे सोचा होगा कि इस पर भी चमक लाई जा सकती है? ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, ये पीढ़ियों के अनुभव का विकास था। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि इसी तकनीक ने आगे चलकर विशालकाय यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियों को जन्म दिया। ये मूर्तियां मानवाकार थी, मतलब इंसान के असली कद के बराबर। जब कुम्हारों ने आग और रसायनों पर कंट्रोल कर लिया तो वो ज्ञान पत्थर तराशने वाले शिल्पियों तक पहुंचा। हाँ, पत्थरों पर वो चमक लाने के लिए एगेट या क्वार्ट्ज जैसे खनिजों से हफ्तों तक घिसाई की जाती थी। हाँ, जो बहुत धैर्य और मेहनत का काम था। और इसके साक्ष्य सच में हैरान करने वाले हैं। पटना के दीदारगंज से जो चामर ग्राहिणी यक्षिणी की मूर्ति मिली है वो तो प्राचीन भारत की मोनालिसा जैसी लगती है। 5.5 फीट की ये मूर्ति हल्के भूरे रंग के बलुआ पत्थर से बनी है। हाँ, नारी सौंदर्य का बहुत ही सूक्ष्म उदाहरण है। और इसी तरह मध्य प्रदेश के विदिशा, जिसे पहले बेसन नगर कहते थे, वहां से 6.7 फीट लंबी यक्षिणी मिली है। और मथुरा के परखम से 7 फीट ऊंचा यक्ष, साथ ही वाराणसी के राजघाट से 3 मुखों वाले यक्ष की प्रतिमा भी मिली है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात जो मुझे सबसे अधिक खटकती है वो है इन मूर्तियों की हालत। कैसी हालत? मतलब बेसन नगर की यक्षिणी का मुख और भुजाएं खंडित हैं, टूटी हुई हैं। परखम का यक्ष भी पूरा सुरक्षित नहीं है। अक्सर हम कह देते हैं कि ये बस समय की मार है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यह किसी हिंसक सत्ता परिवर्तन या जानबूझकर की गई तोड़फोड़ का नतीजा हो? देखिए, इस संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। इतिहास में कलाकृतियों का खंडित होना अक्सर विचारधारा के टकराव का गवाह होता है। क्योंकि हजारों साल में पत्थर टूट सकता है लेकिन किसी खास हिस्से का टूटना संदेहास्पद है। हाँ, जब किसी मूर्ति का चेहरा या वो हाथ खंडित मिलते हैं जिनमें कोई प्रतीक चिन्ह होता है तो वो अमूमन जानबूझकर किया गया काम होता है। कोई नया शासक पुरानी मान्यताओं को खत्म करना चाहता होगा। बिल्कुल। और अगर हम इन मूर्तियों के निर्माण सामग्री पर ध्यान दें, जो भूरा बलुआ पत्थर है, तो एक और दिलचस्प बात सामने आती है। हाँ, मैंने भी सोचा कि क्या ये सारी मूर्तियां एक ही जगह बनी थी, क्योंकि पटना से मथुरा और विदिशा की दूरी तो बहुत ज्यादा है। यही तो इस पूरी चर्चा का सबसे विचारणीय पहलू है। जिन पत्थरों का उपयोग हुआ है वे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के चुनार की खदानों से निकाले गए थे। ओहो, चुनार से? हाँ, अब जरा उस समय के परिवहन नेटवर्क की कल्पना कीजिए।
चुनार से भारी पत्थरों को संभवतः गंगा और यमुना नदी के सहारे पटना और मथुरा जैसी जगहों पर ले जाया गया होगा। मतलब ये सिर्फ कला नहीं है, ये उस समय के बेहद सुरक्षित परिवहन राजमार्गों का सबूत है। बिल्कुल, भारी पत्थरों को नावों पर लादकर सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाना कोई छोटी बात नहीं थी। ये तो बहुत बड़ी ढांचागत उपलब्धि है। और यही वो गहराई है जिसकी उम्मीद मुख्य परीक्षा में की जाती है। विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि पटना, मथुरा और विदिशा में एक समान पत्थर और पॉलिश दरअसल एक अखिल भारतीय नेटवर्क को दर्शाते हैं। पैन इंडिया नेटवर्क। हाँ, और समय बचाने के लिए और स्थानों को याद रखने के लिए एक निमोनिक का उपयोग किया जा सकता है। निमोनिक मतलब याद रखने का कोई शॉर्टकट? हाँ, जैसे दीदार पटना, बेस विदिशा, परखम मथुरा। इसे एक लय में याद कर सकते हैं। अरे वाह, दीदार पटना, बेस विदिशा, परखम मथुरा, ये बहुत काम आएगा। और निबंध में ये तर्क देना चाहिए कि कला किसी एक राज दरबार तक सीमित नहीं थी। पूरे उत्तर और मध्य भारत में विचारों और तकनीकों का आदान प्रदान हो रहा था। ये वाकई इतिहास को एक नए नजरिए से देखने जैसा है। मूर्तियां केवल धर्म का प्रतीक नहीं रहीं, बल्कि व्यापार का दस्तावेज बन गई। एकदम सही। चलिए अब इस कालक्रम के तीसरे और शायद सबसे भावनात्मक पड़ाव पर चलते हैं। यक्ष यक्षिणियों तो एक बात हुई, लेकिन लोक कला ने समाज की गहरी मानवीय भावनाओं को भी आकार दिया। हाँ, धर्म और भावनाएं दोनों इसमें शामिल हैं। अगर दस्तावेजों को देखें तो पटना के लोहानीपुर से 2 दिगंबर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हैं। ये एक कायोत्सर्ग मुद्रा में है, नग्न है और इनके पैर खंडित हैं। यहाँ कायोत्सर्ग मुद्रा का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? ये केवल खड़े रहने की कोई सामान्य अवस्था नहीं है। इसका अर्थ है शरीर के मोह को त्याग देना। जैन धर्म में ये ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है ना? हाँ, जहाँ व्यक्ति शारीरिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। और ये इस बात का प्रमाण है कि मौर्यकालीन समाज में केवल राजकीय धर्म ही नहीं, बल्कि जैन धर्म जैसी परंपराएं भी बहुत गहराई तक जड़ें जमा चुकी थीं। समाज में बड़ी धार्मिक बहुलता थी। और भावनाओं की बात करें तो पटना के बुलंदी बाग से एक बहुत ही खास मूर्ति मिली है, एक नारी और बालक की मूर्ति। मातृत्व और वात्सल्य तो बहुत ही सुंदर उदाहरण। हाँ, इसमें एक माँ का प्रेम इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि कोई भी भावुक हो जाए। और प्रकृति से जुड़ाव के साक्षी भी हैं। जैसे वो कालसी और धौली वाले हाथी। बिल्कुल। उत्तराखंड के देहरादून में कालसी में चट्टान को काटकर एक हाथी बनाया गया है। और ओडिशा के धौली में तो हाथी की सूंड ऐसे बनाई है जैसे वो सच में चट्टान से बाहर निकलकर कुछ खा रहा हो। धौली के हाथी की खासियत यह है कि कारीगर ने पूरी चट्टान को हाथी का रूप दे दिया। ये दिखाता है कि उस समय लोग प्रकृति को कितने करीब से देखते थे। लेकिन जब निर्माण की विधियों की बात आती है तो दस्तावेज में एक जानकारी मुझे थोड़ी अजीब लगती है। क्या जानकारी? बड़े पत्थरों की भव्य मूर्तियों के साथ साथ सारनाथ और कुम्हरहार जैसी जगहों से मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं जिन्हें टेराकोटा कहते हैं। हाँ, पशु पक्षियों और इंसानों की मूर्तियां। और इन्हें बनाने के लिए चुटकी विधि का इस्तेमाल हुआ था, मतलब उंगलियों से पिंच करके मिट्टी को आकार देना। पिंचिंग मेथड। तो क्या ये एकदम वैसा ही नहीं है जैसे आजकल बच्चे प्लेडो या क्ले से खिलौने बनाते हैं? बिल्कुल वैसा ही है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या हम इस चुटकी विधि को कुछ ज्यादा ही महत्व नहीं दे रहे? क्या ये कला का कोई पिछड़ा हुआ रूप नहीं है? शायद उनके पास अच्छे औजार नहीं थे। ये एक तार्किक संदेह है, लेकिन इसे पिछड़ापन कहना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। असल में ये चुटकी विधि कला के लोकतंत्रीकरण का सबसे बड़ा सबूत है। कला का लोकतंत्रीकरण? वो कैसे? देखिए, पत्थर तराशने के लिए पैसा और राजा का समर्थन चाहिए, लेकिन गीली मिट्टी से खिलौने बनाने के लिए सिर्फ कल्पना चाहिए। कोई भी बना सकता है? हाँ, जब कोई साधारण इंसान अपनी उंगलियों से मिट्टी को दबाकर खिलौना बनाता है तो वो उस पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ देता है। वो उसका सिग्नेचर है। यह तो बहुत ही गहरी बात है। एक तरफ लोहानीपुर के तीर्थंकर की कठोर नियमों से बंधी मूर्ति है और दूसरी तरफ उंगलियों से बने आजाद खिलौने। ये दिखाता है कि कला अब महलों से निकलकर आम आदमी के आंगन तक आ गई थी। ये तुलना सच में अद्भुत है। मतलब राजाओं के शिलालेख तो सिर्फ उनके आदेशों की बात करते हैं। हाँ, उनकी जीतों की बात करते हैं। लेकिन ये बुलंदी बाग की माँ की मूर्ति या मिट्टी के खिलौने, ये तो उस दौर के आम इंसान की डायरी की तरह हैं। बिल्कुल, वे अपनी दुनिया को मिट्टी में उकेर रहे थे। और मुख्य परीक्षा में यही विश्लेषण काम आता है ना? एकदम। विद्यार्थियों को चाहिए कि जब वे प्राचीन भारतीय संस्कृति पर लिखें तो बुलंदी बाग की मूर्ति का उदाहरण दें। ये सिद्ध करें कि कला मानवीय भावनाओं का दस्तावेज थी। जब कॉपी में ये लिखा जाएगा कि चुटकी विधि रचनात्मक स्वतंत्रता का प्रतीक थी और दीदारगंज यक्षिणी तकनीकी कौशल का, तो परीक्षक को समझ आ जाएगा कि विद्यार्थी ने बात को गहराई से समझा है। हाँ, रट्टा नहीं मारा है। चलिए, तो अब हम अपनी इस लंबी ऐतिहासिक यात्रा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे साधारण लोगों की रचनात्मकता काले पॉलिश वाले बर्तनों से शुरू हुई और वो ज्ञान चुनार के बलुआ पत्थरों पर चढ़कर भव्य मूर्तियों में बदल गया, जो एक बड़े व्यापारिक नेटवर्क की गवाही देते हैं। और फिर कैसे उस कला ने आध्यात्मिक गहराई को छुआ, प्रकृति से संवाद किया और गीली मिट्टी पर उंगलियों के निशान छोड़ते हुए आम आदमी की भावनाओं को अमर कर दिया। ये पूरी चर्चा साबित करती है कि इतिहास का सच्चा गवाह राजा का मुकुट नहीं, बल्कि कुम्हार का चाक होता है। बिल्कुल सही कहा।
तो अब इस गहन चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। हमारा सारा ज्ञान और कला डेटा में सिमट गया है। सब कुछ स्क्रीन्स पर है। तो आज से 2000 साल बाद जब भविष्य के इतिहासकार खुदाई करेंगे तो उन्हें हमारी कौन सी दैनिक वस्तु मिलेगी? शायद प्लास्टिक का कोई खिलौना या कोई आधा टूटा हुआ कॉफी का प्याला। या कोई जिम खा चुका फोन। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वे उसे देखेंगे तो वो हमारे समाज की कौन सी कहानी सुनाएगा? क्या हमारी वो कहानी भी उतनी ही शाश्वत होगी जितनी दीदारगंज की यक्षिणी की है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इस प्रश्न पर विचार जरूर कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ हम में से जो भी इसे देखता है, मतलब इसकी भव्यता और शिल्प कौशल पर मंत्रमुग्ध हो ही जाता है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो है। हम इसे भारतीय स्थापत्य कला का मतलब सबसे महान और अद्वितीय उदाहरण मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इतिहास के कुछ सबसे बड़े विद्वानों के अनुसार यह डिजाइन पूरी तरह से हमारा अपना था ही नहीं? अरे ये तो मतलब कोई भी सुनेगा तो एक पल के लिए चौंक जाएगा। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि इतने गौरवशाली स्मारक को देखकर कोई अचानक कहे कि भाई इसका डिजाइन तो इम्पोर्टेड है। और ये थोड़ा असहज करने वाला भी लग सकता है। लेकिन जब इतिहास का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो भावनाओं से परे जाकर साक्ष्यों और तर्कों को देखना होता है। एकदम सही बात है। और तो आज के इस डीप डाइव का मुख्य मिशन इसी ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाना है। हम मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव से जुड़े ऐतिहासिक तर्कों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। जी, और ये चर्चा विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए डिजाइन की गई है जो बीपीएससी मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ तथ्यों को समझना नहीं है, बल्कि मेंस के निबंध और आंसर राइटिंग के लिए एक बेहद मजबूत और तार्किक आधार तैयार करना है, ताकि मतलब परीक्षा हॉल में एक सटीक उत्तर लिखा जा सके। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्य परीक्षा में सीधे तौर पर विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं। और जब एक छात्र अपना उत्तर लिख रहा हो तो उसे हवा में बातें करने के बजाय ठोस ऐतिहासिक संदर्भ देने होते हैं। इस बहस में मुख्य रूप से 3 बड़े विद्वानों का जिक्र आता है। अच्छा, वो कौन है? देखिए, वो हैं जॉन मार्शल, निहार रंजन राय और पर्सी ब्राउन। ये वो प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्होंने मौर्य कला के भीतर विदेशी तत्वों की पहचान की है, विशेषकर। अब यहाँ मेरे मन में एक विश्लेषणात्मक सवाल आ रहा है। मतलब जब मौर्यकालीन कला अपने आप में इतनी अनूठी है तो जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन जैसे लोग इसमें विदेशी प्रेरणा ही क्यों खोज रहे हैं? सही सवाल है। मेरा मतलब है, क्या ये किसी लोकल मास्टरपीस पर विदेशी ब्रांड का टैग ढूंढने जैसा नहीं है? हाँ, ये काफी लाजमी सवाल है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें उस दौर के व्यापक ऐतिहासिक परिदृश्य को देखना होगा। अच्छा। मौर्य साम्राज्य के उदय से ठीक पहले पर्शिया का हखमनी साम्राज्य, जिसे हम एचेमेनिड एम्पायर भी कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति था। ओके। उनकी कला, उनके विशाल महल और ऊंचे स्तंभ पूरी दुनिया में सत्ता और भव्यता के प्रतीक माने जाते थे। तो मतलब प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। बिल्कुल। जब भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशाल मौर्य साम्राज्य आकार ले रहा था तो वह स्वाभाविक रूप से उस समय के सबसे स्थापित साम्राज्य के तौर तरीकों से प्रभावित हो सकते थे। समझ गया। परीक्षा के लिए एक शानदार निबंध की शुरुआत इसी कॉन्ट्रास्ट से होनी चाहिए। मतलब एक तरफ भारतीय स्थापत्य का शिखर और दूसरी तरफ विद्वानों द्वारा वैश्विक महाशक्तियों की प्रेरणा का तर्क। यानी हमें उत्तर की प्रस्तावना में दोनों पहलुओं को आमने सामने रखना है। सही है। तो चलिए अब सीधे उन सबूतों पर आते हैं जो ये विद्वान पेश करते हैं। जी बिल्कुल। इन इतिहासकारों का सबसे पहला और बड़ा तर्क मौर्य स्तंभों को लेकर है ना? उनका मानना है कि इन पर सीधे सीधे पर्शियन कला का प्रभाव है। आखिर कैसे? तो इस ईरानी प्रभाव को साबित करने के लिए मुख्य रूप से 3 तकनीकी कारण दिए जाते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी सतह से। ठीक है। पहला बिंदु है स्तंभों पर चमकीली पॉलिश की तकनीक। मौर्यकालीन स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से बने हैं और उन पर शीशे जैसी एक अद्भुत चमक है। वो चमक तो आज भी दिखती है। बिल्कुल। और जॉन मार्शल का तर्क है कि वैसी ही उन्नत पॉलिश तकनीक उस समय ईरान के पर्सिपोलिस में इस्तेमाल हो रही थी। भारत में उससे पहले पत्थरों पर इतनी हाई लेवल पॉलिश का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। ये बिंदु काफी दिलचस्प है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आज के समय में हम किसी आधुनिक कार को देखकर कहें कि अरे इसके पेंट की चमक और डिजाइन निश्चित रूप से किसी दूसरे देश की तकनीक से प्रेरित है। हाँ बिल्कुल, सटीक तुलना है। ये सिर्फ एक आम प्रभाव नहीं था, बल्कि बहुत ही विशिष्ट इंजीनियरिंग का मामला था। वास्तुकला हमेशा सत्ता का प्रदर्शन होती है और इसी डिजाइन में दूसरा कारण है स्तंभों की घंटाकृति। घंटाकृति यानी घंटी जैसा आकार। जी, जब हम चमचमाती सतह से ऊपर की ओर देखते हैं तो स्तंभ के ऊपरी हिस्से का आकार एक उल्टे कमल या घंटी जैसा दिखता है। ये बेल शेप डिजाइन भी ईरानी कला से बहुत मेल खाता है। अच्छा, तो पॉलिश हो गई,
और ऊपरी हिस्से का आकार हो गया। लेकिन जो तीसरा तर्क दिया जाता है ना, उस पे मुझे थोड़ी आपत्ति है। क्या आपत्ति है? गलों और संस्कृति की पहचान है। बिल्कुल सही बात है। तो पर्शिया के लोग हमें शेर उखेरना क्यों सिखाएंगे? क्या पर्सी ब्राउन का ये तर्क थोड़ा कमजोर नहीं लगता? ये एक बहुत ही कुशाग्र टिप्पणी है और इसी तरह का आलोचनात्मक विश्लेषण एक अच्छे उत्तर की पहचान होता है। आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि शेर भारतीय जानवर है, हाँ। लेकिन पर्सी ब्राउन का तर्क जानवर की प्रजाति को लेकर नहीं है, बल्कि उसके प्रस्तुतिकरण को लेकर है। प्रस्तुतिकरण मतलब स्तंभों के बिल्कुल शीर्ष पर एक विशिष्ट आसन में जानवरों को स्थापित करने की जो पूरी वास्तुकला की व्याकरण है ना, वो पर्शिया से मेल खाती है। ओहो। एचेमिनिड महलों के स्तंभों के ऊपर भी इसी तरह जानवर लगाए जाते थे जो ताकत का प्रतीक होते थे। बात जानवर की नहीं है, बात उसे एक ऊंचे खंभे पर खड़ा करके सत्ता का प्रतीक बनाने के विचार की है। अब बात समझ में आई। यानी वास्तुकला का कॉन्सेप्ट आयातित था, ना कि जानवर। बिल्कुल। लेकिन परीक्षा के भारी दबाव में जब समय कम हो तो एक अभ्यर्थी इन तीनों तकनीकी बारीकियों को एक झटके में कैसे याद रख सकता है? इसके लिए हम एक बहुत ही आसान निमोनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। छात्रों को बस इतना याद रखना है, P-घन-पा, PGHP। प-घन-पा। इसे थोड़ा विस्तार से समझाएंगी? हाँ, देखिए, पहले प का अर्थ है पॉलिश, मतलब चमकीली पॉलिश की तकनीक। ठीक है। घ का अर्थ है घंटाकृति। बेल शेप्ड। और आखिरी प का अर्थ है पशु आकृति। तो परीक्षा हॉल में जब घड़ी तेजी से भाग रही होती है, तब ये छोटा सा फॉर्मूला दिमाग में इस पूरे पैराग्राफ को तुरंत अनलॉक कर देगा। वाह। प-घन-पा, पॉलिश, घंटाकृति, पशु आकृति। ये निश्चित रूप से रिवीजन के लिए बहुत मददगार साबित होगा। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम क्रोनोलॉजी पर नजर डालें तो ये कहानी केवल अशोक के स्तंभों तक तो सीमित नहीं है ना। मौर्य साम्राज्य तो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो क्या ये विदेशी प्रभाव उस शुरुआती दौर में भी दिखता है? बिल्कुल दिखता है, और कालक्रम के अनुसार उत्तर लिखना हमेशा अच्छे अंक दिलाता है। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात करें तो पटना के पास कुम्हरार में मिले उनके राजप्रसाद यानी महल का संदर्भ देना बहुत जरूरी है। अच्छा, उसमें क्या खास था? साक्ष्यों के अनुसार वो लकड़ी के अनेक स्तंभों वाला एक विशाल हॉल था, और यह डिजाइन सीधे तौर पर पर्शिया के पर्सिपोलिस स्थित अपादान यानी उनके विशाल सभा भवन से प्रेरित माना जाता है। अरे वाह। भारत में उससे पहले इतने बड़े पैमाने पर स्तंभों वाले हॉल का कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी प्रभाव की नींव संस्थापक चंद्रगुप्त के समय ही पड़ चुकी थी। ये बहुत ही तार्किक लगता है, खासकर तब जब हम जानते हैं कि मौर्यों के अलेक्जेंडर के उत्तराधिकारियों के साथ कूटनीतिक संबंध थे। हाँ, सेल्यूकस निकेटर के साथ। बिल्कुल। और अगर हम महल से आगे बढ़कर मूर्तियों पर आएं तो वहां भी एक बड़ा बदलाव दिखता है ना? यक्षिणी की मूर्ति वाला उदाहरण। जी हाँ, मौर्यकालीन मूर्तिकला में विशेषकर जो दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति मिली है, उसमें ग्रीक ओल्ड सिटाइन कला मतलब हेलेनिस्टिक आर्ट का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। हेलेनिस्टिक आर्ट, ये क्या होती है? हेलेनिस्टिक कला अपनी यथार्थवादिता के लिए जानी जाती है। यक्षिणी की मूर्ति में कपड़ों की सिलवटों को जिस सूक्ष्मता से दर्शाया गया है, या मांसपेशियों का जो यथार्थवादी चित्रण है, वो यूनानी संपर्क से भारत आ रही एक नई समझ को दिखाता है। मतलब केवल पत्थर नहीं काटा जा रहा था, एक प्रॉपर एनाटॉमी की समझ विकसित हो रही थी। बिल्कुल। महल का डिजाइन अपनाना या मूर्तियों में यथार्थवाद लाना, ये सब तो एक कल्चरल लेन देन लगता है, लेकिन स्रोत में एक चौथा बिंदु भी है जो मुझे सच में सबसे ज्यादा चौंकाता है। हाँ, भाषा वाला बिंदु। जी, ये केवल डिजाइन के बारे में नहीं है, भाषा के बारे में है। साक्ष्य बताते हैं कि अशोक के कुछ शिलालेख ग्रीक और अरामाइक भाषा में हैं। जी बिल्कुल है, और ये ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। रुकिए, इमारतों की नकलें करना है एक बात है, लेकिन ग्रीक और अरामाइक में संदेश लिखना, क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि ये कोई अंधी नकल नहीं थी, बल्कि वे असल में उन विदेशी लोगों से कम्युनिकेट कर रहे थे? आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है, और मेंस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये निबंध का मास्टर स्ट्रोक है। अच्छा। हाँ, एडवांस लर्नर्स को ये दिखाना चाहिए कि विदेशी प्रभाव का दायरा सिर्फ पत्थर तराशने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये भाषाई स्तर तक फैला हुआ था। अशोक का ग्रीक और अरमाइक भाषा का उपयोग करना कोई संयोग नहीं था, ये एक बहुत ही सचेत राजनीतिक कदम था, ताकि सीमांत इलाकों की आबादी को साम्राज्य से जोड़ा जा सके। ये पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब जिसे हम नकल समझ रहे थे, वो वास्तव में एक एडवांस्ड ग्लोबल एम्पायर की कूटनीति थी। बिल्कुल सही। खैर, अब तक हमने विद्वानों के तर्कों को समझ लिया, पगहम पर डिकोड कर लिया, चंद्रगुप्त का महल देख लिया, यक्षिणी की मूर्ति और अरमाइक भाषा भी देख ली। हाँ, ऐतिहासिक तथ्य तो आ गए, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस ज्ञान को एग्जाम हॉल की रणनीति में कैसे बदला जाए। बिल्कुल, ये सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन सीमित समय में पन्नों पर उतारना बिल्कुल अलग चुनौती है। तो चलिए टाइम मैनेजमेंट पर बात करते हैं। जी। मान लीजिए मेंस परीक्षा में इस प्रश्न के लिए आपके पास 20 मिनट हैं। ठीक है, 20 मिनट। तो मेरी सलाह होगी कि शुरुआत के 2 मिनट सिर्फ प्रस्तावना को दें।
इसमें सीधे जॉन मार्शल, निहार रंजन राय और पर्सी ब्राउन का नाम लिखें। 2 मिनट प्रस्तावना के लिए। उसके बाद मेन बॉडी को कैसे बांटे? अगले 5 मिनट पूरी तरह से ईरानी प्रभाव और स्तंभों पर केंद्रित करें। यहाँ प, घ, प फॉर्मूला का उपयोग करके पॉलिश, घंटाकृति और पशु आकृति का वर्णन करें। यानी कुल 7 मिनट हो गए। वास्तुकला और मूर्तियों का क्या? फिर अगले 5 मिनट क्रोनोलॉजी के अनुसार चंद्रगुप्त का महल और यक्षिणी की मूर्ति कला में ग्रीक प्रभाव को समझाने में लगाएं। और वो जो भाषा वाला मास्टर स्ट्रोक था, उसके लिए 3 मिनट अलग से रखें। इन 3 मिनटों में अशोक के ग्रीक और अरामाइक शिलालेखों का विश्लेषण होना चाहिए। तो ये हो गए 2 + 5 + 5 + 3 यानी 15 मिनट। अब बचे 5 मिनट। और ये आखिरी 5 मिनट निष्कर्ष के लिए होंगे, जो पूरी चर्चा को समेटेगा। यहाँ मैं एक बहुत ही क्रिटिकल बात जोड़ना चाहूंगा। जब कोई छात्र अपना उत्तर लिख रहा हो तो उसे किसी भी पक्ष का अंधा समर्थन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। उत्तर में ये नहीं लिखना चाहिए कि हाँ सब कुछ चोरी का था या ये इतिहासकार झूठ बोल रहे हैं। स्रोत के आधार पर सिर्फ ये बताना है कि विद्वानों के ये तर्क हैं, जिससे उत्तर निष्पक्ष लगे, है ना? एकदम सही। एक प्रशासनिक अधिकारी से इसी संतुलित दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है। निष्कर्ष में बताएं कि विदेशी तत्वों से प्रेरणा लेना कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये खुले विचारों का प्रतीक था। उन्होंने विदेशी डिजाइन को अपनी स्वदेशी भावना के साथ मिलाकर एक नया रूप दिया। बहुत ही शानदार बात कही आपने। तो इस डीप डाइव को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि मौर्य वास्तुकला एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जो दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ चीजें अपना रहा था। जी, और अभ्यर्थियों के लिए टेक अवे यही है कि तथ्यों को सही क्रम में पेश करें, वास्तुकला के पीछे के तर्कों को समझाएं और एक निष्पक्ष उत्तर तैयार करें। बिल्कुल। लेकिन आज की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम भाषा वाले बिंदु पर एक बार फिर से विचार करें। कौन सी बात? जब हम देखते हैं कि अशोक के स्तंभों पर ग्रीक और अरमाइक भाषाओं का इस्तेमाल हुआ था, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये विशाल स्तंभ सिर्फ स्थानीय जनता के लिए थे? ये एक गहरा सवाल है। या फिर क्या मौर्य साम्राज्य सक्रिय रूप से अपनी सीमाओं से गुजरने वाली एक वैश्विक, एक कॉस्मोपॉलिटन आबादी से बात कर रहा था? क्या उस प्राचीन काल में भी हमारी सीमाएं एक ऐसा मेल्टिंग पॉट बन चुकी थी जहां दुनिया भर के विचार आ रहे थे? इस गहराई पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।